So this is the opinion on some given topic. So there would be the given topic as well. And sometimes they would be 10 and sometimes they would be 12. Different, its length is 18 to 20 paragraph. It depends. आपकी ऐसे की लेंथ जो होती है वो आपके टाइम पे होती है. जो मुझे पीएमएस के स्टूडेंट सुन रहे हैं उनके ऐसे की जो लेंथ होती है दैट इज 13 to 15 पैराग्राफ. ऐसे की लेंथ जो होती है ना मिनिमम इसकी लेंथ 3 पैराग्राफ होती है और इसकी मैक्सिमम जो है दैट इज माइट बी द 1000 पैराग्राफ एज वेल. द लेंथ ऑफ ऐसे ऑलवेज डिपेंड अपॉन द टाइम which has been allocated for this writing. And again in sentences, if I will count this into sentences, so this is consisted on 150 to 200 sentences. And my dear student, if I will count this into into words, this is 2000 to 3000 words. तो मैं तो मेरा ख्याल से एक कंक्लूजन निकालता हूं और कंक्लूजन ये है कि essay writing in itself is nothing but this is the sentence writing. देखो ना जब हम लाइफ को डिफाइन करते हैं तो लाइफ को हम ये डिफाइन करते हैं द बेसिक यूनिट ऑफ योर लाइफ इज नोन एज अ सेल. एंड यस इन माय ओपिनियन, and not my opinion, in the opinion of every teacher, essay in itself is nothing. And this is the combination of sentences. And if, my dear student, if you can write one sentence, you can write the 1000 of sentences by your own as well. मुझे इंग्लिश ऐसे में एक ही चीज आपसे रिक्वायर्ड है. This is that you can write one sentence by your own. कि आपको एक जुमला अपनी तरफ से लिखना आना चाहिए. So English essay is nothing but this is the combination of sentences which will make the paragraph, and this paragraph will compose an essay. Doesn't essay in itself is nothing. Is basically this is further divided into component. Component क्या है? देखो ना, एक मैं छोटी सी मिसाल आपसे लेता हूं कि आप पोएट्री जो है उसके अंदर आपको काफिया रदीफ जो है राइम रिदम जिसको कहते हैं उसका ख्याल रखना पड़ता है. तो ये तो नहीं होता. आप जब स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं तो आपके ऐसे के अंदर देयर वुड बी नो स्ट्रक्चर एट ऑल. वो कहते हैं ऐसे इज कंसिस्टेड ऑन 20 मार्क 25 डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड एवरीवन हैज अ 20 मार्क्स एज वेल. वो कहते हैं ऐसे की पहली रिक्वायरमेंट ये है कि इट मस्ट बी रिटन इन सम सर्टेन स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर क्या है? देयर आर फर्दर सब 4 पार्ट्स. इसके 4 हिस्से हैं और एवरी पार्ट हैज इट्स ओन राइटिंग स्टाइल. फॉर एग्जांपल, हमारे एक पार्ट को हम कहते हैं आउटलाइन. इट हैज इट्स ओन स्टाइल. कैसे? आउटलाइन हमेशा फ्रेजेस में लिखी जाती है. नाइदर द वर्ड्स सिंगल नॉट द कंप्लीट सेंटेंस आर अलाउड. दूसरा, इंट्रोडक्शन. माय डियर फ्रेंड, इंट्रोडक्शन हैज इट्स ओन स्टाइल. तीसरा इसका पार्ट होता है बॉडी पैराग्राफ. उनका अपना एक स्टाइल होता है. और चौथा जो है कंक्लूजन. मैं यहां पे आपको एग्जांपल देता हूं. ये एफपीएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल है. रिपोर्ट के अंदर 2016 के अंदर 392 फॉरेन ग्रेजुएट अपीयर इन सीएसएस फ्रॉम हार्वर्ड, फ्रॉम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वेरिक, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से. क्या जो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ, जो हार्वर्ड का पढ़ा हुआ है, उनको इंग्लिश नहीं आती? इन 392 में से 389 लोग जो थे वो इंग्लिश ऐसे में फेल हो गए. अब उसकी ये रीजन नहीं है दिस इज ऑल अबाउट राइटिंग. दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर. कभी आपने शेरो शेरी देखी है कि काफिया रदीफ के बगैर हो? या आपने अपनी अर्ली क्लासेस में लेटर लिखे थे तो लेटर का अपना एक स्टाइल होता था. हम लिखते थे एग्जामिनेशन हॉल, सीटी, एबीसी, माय डियर सन, सब्जेक्ट और एंड पे होता था यूर फेथफुली. सो माय डियर फ्रेंड, ऐसे राइटिंग हैज अ डिफरेंट टाइप ऑफ राइटिंग. इसका भी एक अपना स्टैंडर्ड है. स्टैंडर्ड का मतलब यह है कि इसका भी एक फॉर्मेट है. आप उस फॉर्मेट से कभी भी नहीं हट सकते. हम क्या करते हैं कि हमारा कभी एक पैराग्राफ 2 सेंटेंसेस का होगा, कभी 4 सेंटेंसेस का हो जाएगा, कभी 5 सेंटेंस का, और जो रिक्वायरमेंट होंगी दैट वुड बी टोटली मिसिंग. इंट्रोडक्शन लिखने का स्टाइल जो है ना वो बॉडी पैराग्राफ से टोटली डिफरेंट है. वो कहता है डियर फ्रेंड 20 मार्क्स विल गोज फॉर स्ट्रक्चर.
20 goes फॉर ग्रामर। मैं यहां पे आपको बड़े कैटेगोरिकली बताता जाऊं, जैसे लोग मेजॉरिटी इन दो चीजों की वजह से फेल होते हैं। आपका कंटेंट भी आपके पास इनफ है, यू हैव गुड एक्सप्रेशन, तमाम लोगों के पास एक्सप्रेशन भी मौजूद है, एंड यू हैव इनफ आर्गुमेंट्स एज वेल। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कुड नॉट क्वालिफाई सीएसएस ड्यू टू पुअर स्ट्रक्चर या ग्रामेटिकली मिस्टेक्स। अब मैं सबसे पहली चीज पे शुरू करता हूं। डियर फ्रेंड, अगर आज का लेक्चर और कल का लेक्चर आप गौर से सुन लें तो मैं इस चीज की आपको श्योरिटी देता हूं कि आप पास करने की पोजीशन में हो जाएंगे। कि रीजन ऑफ फेलियर, दे आर नॉट माई फाइंडिंग, ये मेरी फाइंडिंग्स नहीं है, दे आर द फाइंडिंग ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। आपको पता है कि हर एग्जामिनेशन के एंड पे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनर रिपोर्ट पब्लिश करती है। मैंने सिंपल एक काम किया है कि जितने भी पिछले सालों में एग्जामिनर रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं, मैंने उन तमाम की तमाम रिपोर्ट्स को एक जगह कंसाइज किया है। और मैं एक चीज ये देखने में आई है कि पिछले 20 सालों से लोग एक जैसी वजूहात की वजह से फेल हो रहे हैं। दे हैव द सेम रीजन ऑफ फेलियर, और मैं आज और कल के लेक्चर में आपको वो रीजन ऑफ फेलियर्स बताना चाहता हूं, ताकि अगर आप इन रीजन ऑफ फेलियर्स पे काम कर लें तो मैं इस चीज को आपको श्योरिटी देता हूं कि इंग्लिश ऐसे आपका पास हो जाएगा। Listen, according to the commission, मैं दोबारा बता रहा हूं, दे आर नॉट माई फाइंडिंग। ये एफपीएससी की वेबसाइट पे चले जाएं, वहां एग्जामिनर रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं, इंग्लिश ऐसे की पिछले 20 सालों की रिपोर्ट्स निकालें और उन तमाम के कंसाइज समरी ये बनती है जो अभी आपके सामने आ रही है। My dear student, according to the commission, they have stated that the people could not qualify CSS due to the basic spelling mistakes. ये उनकी सबसे पहली आइडेंटिफिकेशन ये है। अच्छा, इसको भी उन्होंने थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन किया है। उन्होंने दे कैन राइट ईच एंड एवरी स्पेलिंग। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स जो है ना, उनको मुश्किल से मुश्किल स्पेलिंग लिखवा लो, वो लिख लेंगे, बट दे हैव इश्यू विद फ्यू हंड्रेड वर्ड्स। उन्होंने एक 100 वर्ड्स की लिस्ट दी है, उनकी वेबसाइट पे पड़ी हुई है। द स्टूडेंट हैज इश्यू विद फ्यू हंड्रेड वर्ड्स। देखो, उन्होंने, मैं दोबारा क्लियर करता हूं, उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट्स को मुश्किल से मुश्किल स्पेलिंग लिखने आते हैं, बट दे हैव इश्यू विद फ्यू सर्टेन वर्ड्स। उन्होंने कहा 100 वर्ड्स ऐसे हैं जो कि स्टूडेंट्स उनके स्पेलिंग कभी सही नहीं लिख सकते, वो हमेशा ही स्टूडेंट गलत लिखते हैं। मैं पिछले दिनों एक ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहा था, मैंने एक बिल्कुल बेसिक स्पेलिंग 2 स्टूडेंट्स से लिखवाए थे। अगेन 300 लोग थे, उनमें से 80% लोगों ने वो स्पेलिंग गलत लिखे थे, और मैं आपसे भी लिखवाने की कोशिश करूंगा। जैसे उस लिस्ट के अंदर जो सबसे पहला वर्ड लिखा गया है, वो लिखा गया इलिटरेसी। लिखें जरा इसको स्पेलिंग आप इलिटरेसी के, और यकीन जाने आप में से मेजॉरिटी वो लोग होंगे जिन्होंने इलिटरेसी के गलत स्पेलिंग लिखने हैं। लिखें जरा, मैं आपको। अच्छा, दूसरा लफ्ज जो उन्होंने लिखा है, उन्होंने लफ्ज वर्ड लिखा हुआ है अपनी लिस्ट में, फुलफिल। फुलफिल के भी आप स्पेलिंग लिखें, मैं बताता हूं फिर। जैसा तीसरा वर्ड है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा वर्ड है कि हर स्टूडेंट ही अपने ऐसे में लिख के आ जाएगा, और मेजॉरिटी लोग ऐसे होंगे जो कि उसकी स्पेलिंग गलत लिख के आएंगे। मैंने 3 स्पेलिंग कहे हैं, जरा आप देखें। जैसे ये स्पेलिंग इलिटरेसी के जो गलत स्पेलिंग हम लिखते हैं, ILLE। My dear student, this is not ILLE, this is ILLI। हम फुलफिल, ये फुलफिल की स्पेलिंग जो है ना, ये डबल एल नहीं है पहले वाला। डियर स्टूडेंट, पहले वाला सिंगल एल है, बाद में ये ब्रिटिश स्पेलिंग है और ये अमेरिकन स्पेलिंग है। बाद वाला सिंगल एल भी हो सकता है, डबल एल भी हो सकता है। और सीएसएस के अंदर वैसे आपको अलाउ है आप ब्रिटिश स्पेलिंग लिखें या अमेरिकन लिखें, लेकिन जो हम रिकमेंड करते हैं कि आपको ब्रिटिश स्पेलिंग लिखना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग आप तमाम लोगों ने लिखे होंगे BREAU। ये गलत स्पेलिंग है, दिस इज BUREA। तो कमीशन has stated that the one of the key reason of the failure is that the most of the people they do not know few basic spellings। मैं ये लिस्ट जो है स्पेलिंग की ये आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स को हर मुश्किल से मुश्किल स्पेलिंग आता है, बट दे हैव इश्यू विद फ्यू सर्टेन वर्ड्स। उन्होंने कहा चंद एक अल्फाज के साथ इनका इश्यू है, और वो जो इश्यू वाले वर्ड है वो तमाम के तमाम मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा।
अगर देखो, एक गलती के पीछे इंग्लिश ऐसे में आपका 1 नंबर कटता है, एक गलती के पीछे 1 नंबर कटता है आपका इंग्लिश ऐसे के अंदर। तो मैं इस चीज की आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप स्पेलिंग को खाली इन 100 वर्ड्स में काम कर लें तो आप अपनी 50% मिस्टेक्स जो है उनको रिड्यूस कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट रीजन फेलियर, बेस्ड कमीशन हैज स्टेटेड, ये इस पे जरा गौर से सोचना है आपने। They have stated that English essay in itself is nothing, but this is the combination of sentences. How many sentences? They have stated that the English essay in itself is nothing, but this is the combination of 150 to 200 sentences. अगर मैं PMS की बात करूं, this is 120 to 180 sentences. तो इसका मतलब एक ही हुआ कि अगर आप अपने sentences ठीक कर लें तो you would have a very bright future. अगर आप खाली सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक कर लें फिर आपका CSS पास हो जाएगा। अच्छा, आगे उन्होंने इसको और फर्दर क्लैरिफाई किया है। कमीशन ने कहा है मैं आपको भी सेंटेंस पढ़ाऊंगा, पूरी क्लास को भी पढ़ाऊंगा। उन्होंने कहा दे हैव फ्यू इश्यूज। सबसे पहले इश्यू को उन्होंने कहा है कि दे यूज टू राइट द फ्यूज्ड। ये क्या होते हैं मैं भी एक्सप्लेन करता हूं। दूसरा उन्होंने कहा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस लिखते हैं, और तीसरा उन्होंने कहा मीनिंगलेस सेंटेंसेस लिखते हैं। सो दे हैव स्टेटेड दैट द मोस्ट ऑफ द पीपल दे हैव इश्यू विद द सेंटेंस स्ट्रक्चर। और मैं इस चीज को आपको बार बार इस चीज पे फोकस कर रहा हूं कि इफ यू कैन राइट वन सेंटेंस बाय योर ओन, यू कैन राइट द थाउजेंड ऑफ सेंटेंसेस बाय योर ओन एज वेल। मेरी एक ही रिक्वायरमेंट है कि आप एक जुमला मुझे सही लिख के दे दें। अगर आप एक जुमला सही लिख लेंगे तो आप हजारों की तादाद में भी जुमले सही लिख लेंगे। इंग्लिश ऐसे में आपने कितने लिखने हैं? यू आर सपोज टू राइट 150 to 220, 150 से 220 आपने सेंटेंसेस लिखने हैं। सो सेंटेंसेस में उन्होंने कहा 3 इश्यूज हैं। फ्यूज्ड, मैं एक्सप्लेन करता हूं, ग्रामेटिकल और मीनिंगलेस। मैं इस चीज पे जाने से पहले लेट मी माय डियर फ्रेंड define a sentence. Sentence होता क्या है? Listen carefully. A sentence is consisted on few words. Minimum 2 words, maximum कोई लिमिट नहीं है. That must have a subject and predicate. Predicate क्या कहते हैं? जैसे अकेला वर्ब होगा तो उसको भी predicate कहेंगे, और वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होगा तो उसको भी predicate करेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ एक्शन। लेकिन आगे मैंने एक रेड कलर की वो है, उन्होंने आगे इसको एक्सप्लेन किया है। उन्होंने कहा बट इन वन सेंटेंस यू आर सपोज टू कन्वे द सिंगल आइडिया। कि इन वन सेंटेंस माय डियर स्टूडेंट यू आर नॉट सपोज टू कन्वे मोर देन वन आइडिया। मैंने इसको एक्सप्लेन किया, अ सेंटेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, but in one sentence you must convey the single idea, single thought. अब ये फ्रेंड उन्होंने कहा है कि हम फ्यूज लिखते हैं। फ्यूज क्या होता है? When you will club more than one thought in one sentence, dear friend, this is known as the fuse sentence. दोबारा सुने, एग्जामिनर ने या ग्रामेरियन ने आपको फिक्स कर दिया है कि a sentence is the combination of subject and predicate, but there should be the single idea, there should not be more than one ideas. कि एक सेंटेंस के अंदर आप एक थॉट पे बात कर सकते हैं, एक से ज्यादा थॉट्स पे आप बात नहीं कर सकते। But if you will convey more than one thought in one sentence, and if these thoughts would be irrelevant with each other, this means that you have written a few sentence. ये देखें, मैंने आपके सामने एक मिसाल दी है। मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि Ali is my friend and Pakistan is my country. My dear friend, ग्रामेटिकली ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, but this is fused. कैसे? अब पहली थॉट और दूसरी थॉट का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। Ali is my friend ये एक और बात है, पाकिस्तान is my country ये और बात है। डियर फ्रेंड, आप कभी भी दो इररिलेवेंट चीजों को इकट्ठा कंबाइंड नहीं कर सकते। आपका सबसे बड़ा मसला यही है। आप क्या करते हैं कि योर सेंटेंस माइट बी, कभी कभार तो मैं ये देखता हूं कि आप 10-10 थॉट
जिनका आपस में रिलेशन नहीं होता आप एक एक जुमले के अंदर लिख देते हैं। लिसन केयरफुली, मैंने आपको डिफाइन किया, और बार बार मैं एक चीज पे फोकस कर रहा हूं कि इफ यू विल इंप्रूव योर सेंटेंस फॉर्मेशन यू विल पास सीएसएस। ना सिर्फ आपके इंग्लिश ऐसे में अच्छे नंबर आएंगे, अगर आज मैं आपको बहुत सी एग्जांपल सेंटेंसेस की दूंगा, अगर आप अपने सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक कर लें यू मे गेट द ग्रुप ऑफ योर चॉइस एज वेल, आपको अपनी मर्जी का ग्रुप मिलेगा। मैंने कहा कि डियर स्टूडेंट सेंटेंस में हमारे तीन इश्यूज हैं। फ्यूज्ड मैंने बता दिया। मैंने कहा सेंटेंस को मैंने डिफाइन किया, सेंटेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, मीन के वर्ब एंड और ऑब्जेक्ट, बट दिस मस्ट कन्वे द सिंगल आइडिया। अब यहां पे मैंने बताई, मैंने कहा ये एक सेंटेंस जो नंबर 1 पे मैंने लिखा है कि अली इज माई फ्रेंड एंड पाकिस्तान इज माई कंट्री, जैसे इन दो थॉट्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। टेक्निकली क्या होना चाहिए कि इस एंड को मैं एलिमिनेट करूंगा, यहां पे मैं फुल स्टॉप दूंगा, मेरा जुमला ठीक होगा। अब दूसरा जो मसला है हमारा, जैसे दूसरा मैंने कहा कि वी हैव ग्रामेटिकली इश्यूज, हम ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस लिखते हैं। कैसे? जैसे हम या तो ग्रामेटिकली 3 मसाइल हैं, ग्रामेटिकली आप लिख लें। उसमें सबसे पहले टेंसेस की गलती हम करते हैं, मैं बताता हूं। दूसरी गलती हम सेंटेंस फॉर्मेशन की करते हैं। आपको पता है हमारे यहां डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। एक को हम कहते हैं सिंपल सेंटेंसेस, दूसरे को कहते हैं हम कंपाउंड सेंटेंसेस। देखो ग्रामेटिकली करेक्ट कैसे है, यहां पे लिखा हुआ है पाकिस्तान इज माय कंट्री इज रिच, तो डियर ये गलत सेंटेंस है। क्यों गलत है? इस वजह से गलत है कि यहां पे मैंने पीछे लिखा है कि एक सेंटेंस सिंगल क्लास पे भी मुश्तमिल हो सकता है और एक से ज्यादा क्लासेस पे भी मुश्तमिल हो सकता है। लिसन, अभी मैं आपको एक मिनट में क्लास पढ़ाता हूं। माय डियर स्टूडेंट, क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, बट दैट कैन नॉट कन्वे द फुल मीनिंग। मैंने क्लास को क्या डिफाइन किया? मैंने कहा अ क्लास इज द कॉम्बिनेशन, ये देखो मैंने यहां पे लिखा है, मैंने कहा बेटा क्लास वो होता है, यहां पे मैंने रेड में लिखे हैं, आल्दो अवैस हैज मास्टर डिग्री। अब ये क्लास है, क्यों क्लास है? अवैस मेरा सब्जेक्ट हैज मेरा वर्ब है, मास्टर डिग्री आप कह सकते हैं हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये फुल मीनिंग तो नहीं दे रहा। ऊपर वाला सेंटेंस पढ़े, हु हैज पास सीएसएस। डियर यहां पे हु मेरा सब्जेक्ट हैज पास मेरा वर्ब है और सीएसएस मेरा ऑब्जेक्ट है। एंड पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, यहां पे देखें फुल स्टॉप है। तो ये क्लास है। क्लास क्या होता है? डियर क्लास इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बट दैट कैन नॉट कन्वे द फुल मीनिंग। यहां पे हम गलती करते हैं। कैसे गलती करते हैं? ग्रामेटिकली सेंटेंस को उसने कहा है कि एक सेंटेंस हमारा सिंगल क्लास में भी हो सकता है, हमारा 2 क्लास भी हो सकते हैं, हमारे 3 भी क्लास हो सकते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट मेजॉरिटी लोग वो हैं जिनको क्लासेस का कॉम्बिनेशन नहीं आता। क्या नहीं आता? क्लासेस का कॉम्बिनेशन, उनको क्लासेस कंबाइन करने नहीं आते। देखो एक होता है सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस सीएसएस में रिक्वायर्ड नहीं होता। मैं इसको अभी ना ग्रामेटिकली को आगे मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूं। हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं। हमारा पहला है सिंपल सेंटेंस। ये क्या होता है? ये सिंगल, आप में से मेजॉरिटी 90% वो लोग होंगे जिनको सिंपल सेंटेंस आते हैं, और सिंपल सेंटेंस के साथ सीएसएस पास भी हो जाता है। हम क्या करते हैं? मैंने कहा कि सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसके अंदर सिंगल क्लास होता है। हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करते हैं, लेकिन वो हमें आते नहीं है, हमें प्रैक्टिस नहीं है। और सीएसएस के अंदर जो टॉप पोजीशन के लोग होते हैं मडियर, वो सिंपल सेंटेंस नहीं लिखते, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखते हैं। लिस्ट आप इनको ना मैं एक दफा पढ़ाता हूं, इंशाल्लाह आपको चीजें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। सिंपल सेंटेंस, अ सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर always contain one independent class। वो उसको क्या होगी? अच्छा मैं सबसे पहले ना क्लास को दोबारा पढ़ाता हूं। माय डियर स्टूडेंट, क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन कभी भी वो फुल मीनिंग नहीं देगा। क्या नहीं देगा? मैं आपको यहां पे मिसाल दी है कि हु हैज पास सीएसएस।
हु हमारा सब्जेक्ट है, हैज हमारा वर्ब है, पास भी वर्ब है, लेकिन यहां ये नहीं पता चल रहा हु कौन है। तो ये क्या हुआ, क्लास। कौन सा क्लास हुआ, डिपेंडेंट क्लास। अब इस डिपेंडेंट को इसके साथ मैं एक और क्लास ऐड करूंगा तो इसके मीनिंग क्लियर हो जाएंगे। ये नीचे देखें, यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं मैंने, अवैस इज माई स्टूडेंट हु हैज पास सीएसएस। यहां पे देखें, यहां पे दो क्लासेस है, तो अगले वाला डिपेंडेंट क्लास है और एक और क्लास मैंने ऐड किया जिसने उसके मीनिंग को क्लियर कर दिया, और जिसने उसके मीनिंग को क्लियर कर दिया वो है इंडिपेंडेंट क्लास। तो इंडिपेंडेंट क्लास वो क्लास होता है, देखो एक क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब, लेकिन वो कभी भी फुल मीनिंग कन्वे नहीं करता। सेंटेंस के अंदर मैंने कहा वो जो दो टाइप होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट। ये जो ऊपर मैंने रेड कलर में लिखे हैं ये डिपेंडेंट क्लास थे, इनके साथ मैंने एक और क्लास ऐड किया, उस क्लास ने इनके मीनिंग को क्लेरिफाई कर दिया। जब उसने इनके मीनिंग को क्लेरिफाई किया तो उससे क्या हुआ, जो चीज क्लेरिफिकेशन कर रही है हम उसे इंडिपेंडेंट कहते हैं, और अगला जो चीज है हम उसे डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। अब वो क्या कर रहा है, सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिसके अंदर छोटे छोटे क्लासेस होते हैं, और कौन से क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं। डियर, एक चीज यहां पे नोट कर लें कि जब भी इंडिपेंडेंट क्लास अकेला आएगा तो वो फिर क्लास नहीं कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। उसने सिंपल सेंटेंस को क्या डिफाइन किया, उन्होंने कहा सिंपल सेंटेंस ऑलवेज कंटेन सिंगल क्लास। छोटे छोटे जुमले होंगे, देखें नीचे मैंने मिसाल दी है, ये 6ठी 7वीं 10th तक हम लिखते हैं जुमले ऐसे। हम लिखा अली इज अ स्टूडेंट, ही इज माई फ्रेंड एज वेल, ही इज ऑल्सो वाइज स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, इस लैंग्वेज के साथ हार्डली जाके आपके नंबर आएंगे 35 से लेके 35 से लेके 36 तक। आप 80% तो आप सिंपल लिख सकते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ थॉट्स ऐसी होती हैं जिनको सिंपल में नहीं कन्वे किया जाता। इसके लिए हमारी जो नेक्स्ट टाइप है, हम इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। लिसन, देखो रिलेटेड बातें होंगी, हर को रिलेटेड बात कंबाइन करने की कोशिश करेगा। यहां पे ना बड़े रिटर्न, क्यों, क्योंकि ये सारी बातें अली से रिलेटेड है। वो कहता है यार जब कभी दो बातें को रिलेटेड हों तो इससे बेहतर है कि उनके लिए अलग अलग सेंटेंस लिखो, उन दो को कंबाइन करने की कोशिश करो। कैसे, लिसन के, अब यू विल रियली एंजॉय दिस। एंड व्हेन मैं एक आपसे एक एक्सरसाइज भी करवाऊंगा। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, लिसन केयरफुली। बट यस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ सेंटेंस, उसने ऊपर लिखा है, वो कहते हैं उसके अंदर सिंगल क्लास नहीं होगा, एक से ज्यादा क्लासेस होंगे। एक होगा इंडिपेंडेंट और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लास होंगे, क्योंकि डिपेंडेंट क्लास जो होता है वो अकेले में कोई मीनिंग नहीं देता, और ये दोनों इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट को रिलेटेड होंगे। अब यहां पे देखो मैंने रेड एक जुमला लिखा है, मैंने कहा ही हैज पास सीएसएस, हु सब्जेक्ट है, हैज पास्ट वर्ब है, सीएसएस ऑब्जेक्ट है, तो ये डिपेंडेंट क्लास है, ये फुल मीनिंग है। अब आपको नहीं पता चल रहा हु कौन है, इसके साथ एक और क्लास की जरूरत होगी। मैं इसके साथ कुछ और पोर्शन ऐड करूंगा, ये बड़ा मीनिंगफुल सेंटेंस हो जाएगा। कैसे, नीचे देखें मैंने यहां पे मैंने लिखा है अवैस इज माई स्टूडेंट हु हैज पास सीएसएस। तो दो क्लास हो गए, पहला इंडिपेंडेंट क्लास हुआ, दूसरा डिपेंडेंट क्लास हुआ। माय डियर स्टूडेंट, आप यहां पे गलती करते हैं। 90% स्टूडेंट वो होता है जिनको इनको कंबाइन करना नहीं आता। इनको कैसे कंबाइन करना है, यही देखो, एक बच्चा लेता है इंग्लिश में 40 नंबर और एक लेता है 70 नंबर। फर्क कौन होता है, एक पाकिस्तान अफेयर में लेता है 40, मैं कह रहा हूं कंटेंट के भी नंबर होते हैं,
लेकिन कंटेंट के साथ साथ ग्रामर के भी बहुत नंबर होते हैं। एक इंसान बहुत खूबसूरत सेंटेंसेस लिखता है, एक बड़े ऑर्डिनरी स्टाइल के। मैं एंड में एक वर्कशॉप अभी आपसे एक एक्सरसाइज करवाऊंगा। अब वो क्या कह रहा है, ये गौर से पढ़ें। उन्होंने कहा सेंस डिपेंडेंट क्लास कैन नॉट स्टैंड इट्स ओन इन अ सेंटेंस, देयरफॉर दिस नीड एन अदर सेंटेंस। वो कहता है कि ये सिंगल क्लास अकेले मीनिंग नहीं करेगा, इसके साथ एक और मैं क्लास ऐड करूंगा, और जब भी मैं इसके साथ और एक क्लास ऐड करूंगा ये फुल मीनिंग कन्वे करना शुरू कर लेगा। यहां पे देखें, मैंने लिखा अवैस इज माय स्टूडेंट, ये मेरा इंडिपेंडेंट क्लास है, हु हैज पास सीएसएस। हालांकि आपको पता है मैं सिंपल लिखता तो कैसे लिखता, मैं लिखता अवैस इज माय स्टूडेंट फुल स्टॉप, ही हैज पास सीएसएस फुल स्टॉप, आगे मैं इसको कंटिन्यू करता। देखो दूसरा जुमला पढ़ो, although अवैस इज मास्टर डिग्री ही वर्क्स एज अ स्टोर कीपर। मीनिंग क्लियर हो गए। अब यहां पे रूल है कि डियर स्टूडेंट, जब एक साइड पे इंडिपेंडेंट क्लास होगा और दूसरी साइड पे डिपेंडेंट क्लास होगा तो आप इनको कैसे मिलाएंगे। इनके दो मेथड हैं डियर स्टूडेंट। पहला मेथड ये है कि एक साइड पे अगर इंडिपेंडेंट क्लास है तो दूसरी साइड पे डिपेंडेंट क्लास है, तो इनको हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन से मिलाया जाएगा। किससे? रिलेटिव प्रोनाउन डियर स्टूडेंट, 5 प्रोनाउन रिलेट से निकला है। रिलेटिव किससे निकला है? रिलेट से निकला है। रिलेट का मतलब होता है दो चीजों को कंबाइन करना। वो कहता है इनको हमेशा कंबाइन करोगे किससे? हु के साथ, विच के साथ, व्हेन के साथ या दैट के साथ। यहां पे देखें अवैस इज माय स्टूडेंट, और यहां पे मैंने क्लास कौन सा? रिलेटिव क्लास डाला। जैसा यहां पे मैंने रिलेटिव क्लास डाला और मैंने यहां लिखा हु। मैं इसके और भी मिसालें आपको देखता हूं। यहां पे देखें, यहां पे लिखा मैंने पाकिस्तान इज माय कंट्री, यहां पे मैंने इससे किससे कंबाइन किया? दैट के साथ। तो उसने कहा इसको कंबाइन करने के दो मेथड हैं, या तो आप रिलेटिव प्रोनाउन से करेंगे या आप कंजंक्शन से करेंगे। किससे? कंजंक्शन से। कौन सी कंजंक्शन? सबऑर्डिनेट। ये छोड़ दें, कौन सी, सारी कंजंक्शन हो सकती है। लेकिन यहां पे आप एक ग्रामर में गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? अब गौर से मेरी बात सुना डियर स्टूडेंट। एक रूल ये है कि इंडिपेंडेंट क्लास पहले आएगा, कौन सा? फिर या तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आएगी या रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, और फिर इसके बाद डिपेंडेंट क्लास आएगा। और ये जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा इससे पहले कामा नहीं आएगा। जैसे 90% स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो गलती ये करते हैं कि यहां जो ये अवैस वाला नहीं है, यहां पे वो एक कामा ऐड कर देंगे। मतलब यहां पे ये इस जगह पे जाके वो बहुत से लोग जो हैं डिफरेंट ये कामा डाल देंगे। ये इधर कामा नहीं आता। क्यों नहीं आता? मैं रूल बता चुका हूं। मैं इस रूल को यहां लिख भी देता हूं कि इंडिपेंडेंट क्लास पहले आएगा, लिख ले, फिर रिलेटिव प्रोनाउन आएगा या कंजंक्शन आएगी, और फिर डिपेंडेंट क्लास आएगा। अब यहां पे मिसालें देखें। अब पहला जुमला पढ़ते हैं जो रेड के साथ है। ये जो रेड के साथ लिखे हुए हैं ये गलत जुमले हैं। यहां पे मैंने क्या लिखा डियर, मैंने लिखा, सॉरी, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। मैंने यहां पे डियर लिखा कि अली इज माय फ्रेंड एंड इज आल्सो। तो यहां पे तो जुमला गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? डियर हर क्लास का अपना सब्जेक्ट होना जरूरी है। यहां सब्जेक्ट ही नहीं, इस सब्जेक्ट का क्या, ये अवैस जो है ना, अली का सब्जेक्ट इसके लिए देखो, एक रूल याद कर लो कि हर क्लास का अपना सब्जेक्ट आना जरूरी है। हर क्लास का सब्जेक्ट आना जरूरी है, वो रिलेटिव। तो ये एंड से आप इसको, मैंने जुमले को सही किया। मैंने कहा अली इज माय फ्रेंड हु इज आल्सो माय स्टूडेंट। यहां हु दो काम कर रहा है, गौर से सुनना। एक हु जो है ना ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, इनको दो को कंबाइन कर रहा है, और दूसरा हु एज ए सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। अब दूसरा जुमला पढ़ें जो रेड में है कि पाकिस्तान इज माय कंट्री रिच इन रिसोर्सेज। जैसे ये तो पहला क्लास है। अब दूसरे क्लास, ये जो क्लास है ना ये वाला, इसका ना ही सब्जेक्ट है ना ही वर्ब है। मैंने कहा हर क्लास का अपना सब्जेक्ट आना भी जरूरी है, वर्ब आना भी जरूरी है। तो हमने इसको क्या कंबाइन किया? मैंने इसको ठीक किया सेंटेंस को कि पाकिस्तान इज माय कंट्री, दैट रिलेटिव प्रोनाउन भी है, सब्जेक्ट भी है। देखो नया सेंटेंस पढ़ो, व्हेन अ न्यू प्रोडक्ट आर अवेलेबल, ये डिपेंडेंट क्लास है,
इसके साथ मैंने एक और क्लास ऐड करूंगा, मैं लिखूंगा देयर विल बी सम प्रमोशन व्हेन न्यू प्रोडक्ट आर अवेलेबल। अच्छा, अब इसका एक और कॉम्बिनेशन भी है। पहला कॉम्बिनेशन मैं लेता हूं, आपको क्वेश्चन भी लेता हूं। जैसे पहला कॉम्बिनेशन मैंने ये बताया है कि इंडिपेंडेंट पहले आएगा, इसके बाद या तो कंजंक्शन आएगी या रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, डिपेंडेंट बाद में आएगा। अब डिपेंडेंट पहले भी आ सकता है। अब जरा गौर करना डियर स्टूडेंट, अगर डिपेंडेंट पहले आएगा तो फिर इसके बाद काम आएगा, फिर इंडिपेंडेंट आएगा। अब कामा जरूर आएगा जब, अब ये देखो मैंने लिखा आल्दो अवैस हैज मास्टर डिग्री, तो यहां पे देखे ना, जब डिपेंडेंट मेरा खत्म हुआ मैं इंडिपेंडेंट शुरू करने लगा तो तब कामा आएगा। हम ये गलतियां करते हैं। मैं दोबारा शुरू से आपको पढ़ाता हूं। जैसे कंप्लेक्स सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर दो को रिलेटेड चीजों को मैं कंबाइन करूंगा। इसके अंदर हमेशा दो क्लासेस आएंगे, एक इंडिपेंडेंट होगा, दूसरा डिपेंडेंट होगा। अब ये हमारा कोई रूल नहीं है कि जी पहले डिपेंडेंट आएगा या पहले इंडिपेंडेंट आएगा। डिफरेंट, अगर पहले इंडिपेंडेंट आएगा तो उसके बाद इन दोनों को कंबाइन करने के लिए या तो मैं रिलेटिव प्रोनाउन ऐड करूंगा या मैं कोई कंजंक्शन ऐड करूंगा और उसके बाद मैं डिपेंडेंट ऐड करूंगा। मैं ये भी कर सकता हूं कि पहले मैं डिपेंडेंट ऐड करूंगा, फिर मैं कामा दूंगा और उसके बाद मैं इंडिपेंडेंट दूंगा। यहां पे मैं ये सारी मिसालें आपके सामने लिखनी है। इनको कंबाइन करने के तीन मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं? और इसी को कहते हैं, आपको बार बार जब एक टीचर कहते हैं ना कि जी आपका एक्सप्रेशन ठीक नहीं है, इसका तीन मेथड है। मैंने कहा कि देखो, मैंने एक ही जुमले को तीन मेथड से लिखा है। मैंने कहा पहला मेथड ये है कि डिपेंडेंट में पहले लिखूंगा। ये देखो मैंने कहा व्हेन वी रीच्ड, बेटे अगर ये अकेला है ना ये मीनिंगलेस है, कामा द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट द प्लेस। ये पहला डिपेंडेंट हुआ, फिर कामा आया, फिर इंडिपेंडेंट हुआ। मैं ऐसे भी मैं इनको अलग भी लिख सकता हूं। वो कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट द प्लेस और फिर यहां पे कामा नहीं ऐड करूंगा। मैं ऐसा भी कर सकता हूं। अब दूसरा जुमला देखें, मैंने कहा आल्दो अवैस हैज मास्टर डिग्री, पहले डिपेंडेंट आया, फिर मैंने कामा ऐड किया और इसके बाद मैंने डिपेंडेंट ऐड किया। आपको पता है मैं कभी कभार ऐसे भी कर सकता हूं कि डिपेंडेंट को मिडल में लिख दूं। ये देखें, मैंने कहा अवैस हु हैज पास सीएसएस, दरमियान में लिखा। अगर मैं दरमियान में लिखूंगा तो उधर भी काम आएगा, उधर भी काम आएगा, इज माय स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, एग्जामिनर हमेशा ये कह रहा है कि जी सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें सेंटेंसेस को कंबाइन करना नहीं आता। उसने क्या कहा है? उसने सबसे पहले उसने कहा सेंटेंस को कंबाइन करना स्टूडेंट्स को नहीं आता। सबसे बड़ा मसला ही हमारा ये है। यहां पे सेंटेंस इसको पढ़े नंबर 2 पे, उन्होंने कहा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। क्यों गलत है? क्योंकि पहला जो मेरा सेंटेंस है ना, पाकिस्तान इज माय कंट्री, ये इंडिपेंडेंट है, सॉरी डिपेंडेंट है। तो इसके बाद यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन का आना लाजिम है, या दैट आएगा या विच आएगा। तो डियर स्टूडेंट रिमेंबर कि कॉम्प्लेक्स को जब कंबाइन करना है तो मैंने तीन मेथड बताए हैं कि इनके डिपेंडेंट पहले भी आ सकते हैं, बाद में भी आ जाता है। इनको कंबाइन करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का आना लाजिम है। क्लियर हो गया? फिर मैंने आपको क्या कहा? मैंने कहा कि अगर इंडिपेंडेंट पहले आएगा, डिपेंडेंट बाद में आएगा, तो इनके दरमियान में जो भी कंजंक्शन आएगी या प्रोनाउन आएगा तो कामा नहीं आएगा। लेकिन अगर डिपेंडेंट पहले आएगा, इंडिपेंडेंट बाद में आएगा, तो इनके दरमियान में कामा आएगा। ये दो मिसालें आप ले लें, आपके सामने मैंने लिख ली। अब एक और सेंटेंस होते हैं माय डियर स्टूडेंट, इनको हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंसेस। डियर स्टूडेंट, कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसकी दोनों साइडों पे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे। ये फैन बॉय वाला कंसेप्ट अभी मैं पढ़ाता हूं आपको। डियर स्टूडेंट, कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होता है कि इसकी दोनों साइडों पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे। डियर स्टूडेंट, इसके अंदर अब इनको कैसे कंबाइन? उसने कहा कि कंपाउंड सेंटेंस इज कंपोज्ड ऑफ एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, इट डज नॉट रिक्वायर अ डिपेंडेंट क्लॉज। अब इनको कंबाइन करने के लिए वो कहता है कि इनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये फैन बॉयज जिनको आप कहते हैं, एफ स्टैंड फॉर, ए स्टैंड फॉर एंड,
N stand for nor, B stand for but, O stand for or, Y stand for yet, S stand for so. वो कहता है, देखो पीछे मैं सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन बोल रहा था, अब कह रहा हूं डियर स्टूडेंट, जब दोनों साइडों पे इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगे तो इनको कंबाइन करने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगी, नंबर वन। नंबर टू, या सेमीकोलन आएगा या ट्रांजिशनल वर्ड आएंगे, तीन मेथड हो सकते हैं। और डियर स्टूडेंट, जब भी फैन बॉयज आएगी, ये प्रीपोजिशन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सिर्फ साथ ही कंजंक्शन है। जब भी आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिखेंगे उससे पहले काम आएगा। देखो नीचे मैंने एक जुमला लिखा, मैंने कहा अली इज अ स्टूडेंट, इंडिपेंडेंट क्लास है, क्यों? अली इज सब्जेक्ट, is verb student, but he is liked by his teacher due to his wisdom। ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है, लेकिन इसको मैंने किस से, फैन बॉय से, तो इस वर्ड से पहले कामा आना लाजिम है। दूसरा मेथड, मैं ये भी कर सकता था, मैं लिखता अली इज माई स्टूडेंट और इधर सेमी कॉलन दे देता। क्या करता? सिमी, मैं इसको भी एक मिनट, मुझे एक मिनट दें, मैं इसको भी आपको ठीक करके देता हूं। मैं एक मिनट, ये टीएसएंट दूसरी पॉसिबिलिटी मेरे पास ये भी मैं लेता हूं, आप सारों को सवाल अभी लेता हूं। टीएसएंट ये चीज आप सीख जाएंगे ना तो फिर इंशाल्लाह सीएसएस इंग्लिश ऐसे में आपके 70 मार्क्स आएंगे, ये चीज जो अभी मैं आपको सिखा रहा हूं। तो वो कहते हैं आप ये भी कर सकते हैं कि बट को निकाल दो, ये आप यूज कर दो, दोनों के दरमियान में सेमीकोलन यूज कर दो, तो सेमीकोलन का भी मतलब है जो वर्ड का मतलब है। ये देखो, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है। तीसरा मेथड क्या है डियर स्टूडेंट? वो कहता है तीसरी चीज ये है कि इन दोनों के दरमियान में आप डिस्कोर्स मार्कर ऐड कर दो। डिस्कोर्स मार्कर कौन से हैं? फर्दर मोर, मोर ओवर, हाउ एवर, ये तमाम के तमाम अल्फाज जो हैं इनको डिस्कोर्स मार्कर कहते हैं। और डिस्कोर्स मार्कर जब भी सेंटेंस के दरमियान में आता है, आप देखो ना हाउएवर, इससे पहले सेमीकोलन होता है, बाद में कॉमा। ये आगे मैं डिटेल के साथ आपको पढ़ाता हूं क्योंकि आज तो मैं चीजों को ओवरव्यू दे रहा हूं। देखो वो कहता है तीसरा मेथड ये भी है, इस तरीके से भी आप कंबाइन कर सकते हैं। तो कहता है 90% स्टूडेंट इस वजह से फेल होते हैं कि उन्हें सिंपल जुमले तो आते हैं, लेकिन जब वो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड की तरफ मूव करते हैं तो उन्हें वो जुमले लिखने नहीं आते। अब मैं दो स्टूडेंट्स के एग्जांपल देता हूं। मेरे 2018 के दो स्टूडेंट्स थे, सॉरी 2019 के, जिनकी अभी एलोकेशन हुई है। डिसेंट एक की टॉप 10 में पोजीशन है और एक की एलोकेशन नहीं हुई है। आप उनके सेंटेंस देख लें, ये एक पैराग्राफ पढ़ें जो ऊपर मैंने लिखा है। बेटे एक ऊपर वाले भी ऐसे लिखता था, उसने क्या लिखा है? आई लव टू लिव इन द सिटी, आई हैव एन अपार्टमेंट इन द सिटी, आई हैव अ वंडरफुल व्यू ऑफ द एंटायर सिटी, आई कैन सी द गोल्डन ब्रिज, I can see many cargo ships pass under the bridge every day. I like the restaurant in Clifton. I can find wonderful food from every country there, but I do not like the traffic in the city. ये सिंपल सेंटेंस देखो, उसने सारे के सारे सिंपल, रिडंडेंट फील हो रहे हैं, वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब इसको एक और स्टूडेंट ने, जिसकी टॉप 10 में पोजीशन आई, उसने क्या लिखा? उन्होंने कहा आई लव living in the city, I have a wonderful view of the entire city from my apartment window। combine कर रहा है ना। in addition I can see golden bridge under which many cargo ships pass each day। I also like the Clifton because I can find wonderful food from just about every country, however I do not like the traffic in the city। पेशेंट ऊपर वाले की एलोकेशन नहीं होगी और जो नीचे वाला स्टूडेंट था उसकी टॉप 10 के अंदर पोजीशन आई है। फर्क क्या है कि ऊपर वाले ने सिंपल सेंटेंस लिखे हैं और नीचे वाला सेंटेंस स्टूडेंट्स जो था उसने डियर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखे हैं, कुछ सिंपल भी लिखे हैं। मैं दोबारा बताता हूं डियर, हमारा मसला ये है कि हमें यहां पे देखें, मैंने सबसे पहले टॉप पे सेंटेंस लिखा है, मैंने कहा अवैस इज हैप्पी बिकॉज अकबर इज सैड। अब यहां पे देखे ना, ये बिकॉज जो है, हालांकि ये कंजंक्शन नहीं है यहां पे, ये तो इस वजह से बिकॉज से पहले कामा नहीं आएगा, कामा सिर्फ फैन बॉय से पहले आता है। दूसरा जुमला पढ़ें, इसको ऐसे भी मैं लिख सकता हूं, अवैस इज हैप्पी सेमीकोलन अकबर इज सैड।
डियर स्टूडेंट, इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ही कुड नॉट अटेंड द लेक्चर, कामा, क्योंकि इसके फौरन बाद फैन बॉयज आ रही है, सो ही डिसाइडेड टू रिकॉर्ड इट। द पेन इज वेरी ब्यूटीफुल बट, कामा आ रहा है। अगर बट के अलावा बिकॉज होता ना तो कामा ना आता। इट इज नॉट अवेलेबल इन माई सिटी। स्टूडेंट्स वांट टू विजिट लाहौर इन जून, हाउएवर, यहां पे हाउएवर जो है ना डिस्कोर्स मार्कर है, इट इज नॉट अवेलेबल ड्यू टू इट्स वेदर इन समर। दोबारा मैं पढ़ाता हूं। कंपाउंड सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसकी दोनों साइडों पे इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगे। इंडिपेंडेंट क्लासेस को मिलाने के तीन मेथड है। आप कंजंक्शन से, किस कंजंक्शन से? कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग सिर्फ 7 कंजंक्शन है, आसान करने के लिए हम इनको फैन बॉयज कहते हैं। वो कहता है इन 7 में से जो भी आएगी उससे पहले कामा यूज करेंगे। दूसरा उसने कहा है कि आप ये कंजंक्शन ना यूज करें, बल्कि इसकी जगह आप सेमीकोलन यूज कर दें, उसका भी वही मतलब है। और कहता है वो भी ना यूज करें तो आप डिस्कोर्स मार्कर यूज कर लें। और डिस्कोर्स मार्कर तो आपका एग्जामिनर के आपके इंग्लिश ऐसे, आज आपने अपने इंग्लिश ऐसे का पेपर उठाना है, उसके अंदर ये लिखा होगा, उसके अंदर एक नोट होता है, यूज द रेलेवेंट डिस्कोर्स मार्कर इन योर राइटिंग। लेकिन यहां पे एक आखिर पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, रीड, तमाम लोग गौर से पढ़ें। मैंने लिखा द पेन इज वेरी ब्यूटीफुल बट नॉट एक्सपेंसिव। अब इस वर्ड से पहले मैंने कामा नहीं यूज किया, हालांकि ये भी फैन। अच्छा, ये रूल याद कर लें डियर फ्रेंड, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले आप उस वक्त कामा यूज करेंगे जब इसकी दोनों साइडों पे इंडिपेंडेंट क्लासेस हो। अगर वो लफ्जों को कंबाइन कर रहा है, देखो ना, मैं लिखूं अली एंड आयशा आर माय स्टूडेंट। अब इस एंड से पहले कामा नहीं लगाऊंगा, हालांकि आपको पता है एंड भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। लेकिन अगर मैं लिखूं ना अली इज माय फ्रेंड, कामा, एंड ही इज वेरी टैलेंटेड, तो याद रख लें डियर स्टूडेंट, हर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले कामा नहीं आता। सिर्फ इनसे पहले इस सूरत में नहीं आएगा, इस सूरत में नहीं आएगा, क्योंकि रूल ये है कि इनसे फैन बॉय से पहले उस सूरत में कामा आएगा जब इसकी दोनों साइडों पे इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगे। अब ये देखो ना, इस साइड पे तो इंडिपेंडेंट क्लास है, अब इस साइड पे इंडिपेंडेंट क्लास नहीं है, अब तो सिंगल वर्ड है। तो डियर स्टूडेंट, कंजंक्शन के बहुत से काम होते हैं। कंजंक्शन दो लफ्जों को भी मिलाता है, दो फ्रेजेस को भी मिलाता है, दो क्लासेस को भी मिलाता है। वो कहता है इससे पहले कामा उस वक्त यूज होगा जब ये दो क्लासेस को मिलाएगी। अगर ये दो लफ्जों को मिलाएगी तो इससे पहले किसी भी सूरत में कामा नहीं आ सकता। तो इस वजह से ये ना करना कि जब भी कोई फैन बॉय आए उससे पहले आप कामा लगा दें। डियर स्टूडेंट, जब तक ये चीज आपको नहीं आएगी, सेंटेंस की कॉम्बिनेशन नहीं आएगी, मैं दोबारा बता देता हूं एक दफा गौर से, मैं रिपीट कर देता हूं कि डियर स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है कि इसकी एक साइड पे इंडिपेंडेंट होता है, दूसरी साइड पे डिपेंडेंट होता है। ये कोई रूल नहीं है कि जी पहले डिपेंडेंट आएगा या इंडिपेंडेंट आएगा। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि पहले इंडिपेंडेंट आएगा, इसके बाद या तो कंजंक्शन आएगी या रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, बाद में डिपेंडेंट आएगा, कामा नहीं दरमियान में आएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी माय डियर स्टूडेंट ये है कि पहले डिपेंडेंट आ जाएगा और डिपेंडेंट के शुरू ही में, डिपेंडेंट क्लास हमेशा शुरू ही, याद कर लें, डिपेंडेंट क्लास हमेशा या तो शुरू होगा रिलेटिव प्रोनाउन से या कंजंक्शन से। ये देखो ना, ये ऊपर वाले दोनों देखो, हु किससे शुरू हो रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन से। आल्दो किससे शुरू हो रहा है? ये कंजंक्शन से शुरू हो रहा है। कहते हैं अगर डिपेंडेंट पहले आ रहा है, इंडिपेंडेंट बाद में आ रहा है, तो इनके दरमियान में कामा का आना लाजिम है। यहां पे देखे ना, मैंने इनके दरमियान में कामा यूज किया हुआ है। ये हमसे होता नहीं है, यही हम इंग्लिश। डियर स्टूडेंट, मैं आज सिर्फ आपको एक ओरिएंटेशन दे रहा हूं, आगे इन पे हमारे 10 5 6 लेक्चर होने हर एक चीज पे। आज तो सिर्फ मैं ओरिएंटेशन दे रहा हूं। तो मैंने क्या बताया? दूसरा मैंने बताया कि कंपाउंड सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसके दोनों साइडों पे इंडिपेंडेंट होंगे। अगर वो फैन बॉय से कंबाइन कर रहा है तो उससे पहले कामा आएगा। लेकिन याद कर लें डियर स्टूडेंट, हर फैन बॉय से हर वक्त कामा नहीं आता।
देखो फैन बॉय के तीन काम होते हैं। पहला काम होता है दो लफ्जों को दर कंबाइन करना। देखो ना, एंड जो है वो भी फैन बॉय है। मैं लिखूं ऐशा एंड अकबर, तो इससे पहले तो काम नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। डियर स्टूडेंट, जब ये दो लफ्जों को कंबाइन कर रहा है, जब ये दो फ्रेजेस को कंबाइन कर रहा है, तो इससे पहले कामा नहीं आएगा। अगर ये दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को कंबाइन कर रहा है तो इससे पहले लाजमी कामा आएगा। जैसा देयर आर फ्यू थिंग्स के चंद एक चीजें अब आप याद कर लें। यहां पे रिमेंबर का मैंने लिखा है, मैंने कहा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट क्लासेस, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है, इंट्रोड्यूस डिपेंडेंट क्लास एंड रिलेटिव प्रोनाउन ज्वाइन ऑलवेज द डिपेंडेंट क्लास विद इंडिपेंडेंट क्लास। के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमेशा इंडिपेंडेंट को कंबाइन करेगा और सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होती है वो और रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये हमेशा दो डिपेंडेंट क्लास को कंबाइन करेंगे। जैसा जब हमने सबसे पहले आज पहली चीज सीखी कि मोस्ट ऑफ द पीपल कुड नॉट क्वालिफाई सीएसएस ड्यू टू थ्री थिंग्स। पहली चीज हमने कहा फ्यूज्ड, दूसरी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, मैंने बता दिया, और तीसरा अक्सर लोग जो हैं जैसे दे यूज टू राइट द, अब ये देखे ना, मीनिंगलेस आप जुमला, आपके जुमले का कोई मतलब ही नहीं होता। मतलब यहां पे एक मैंने जुमला लिखा है, इट हैज मेनी वे, इट हैज अफेक्टेड मेनी वेज। पहली बात तो ये है कि कभी भी आपका सेंटेंस जो है वो प्रोनाउन से नहीं शुरू हो सकता। अब इस पूरे सेंटेंस को आप पढ़ लें, इस पूरे सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है, देयर इज नो मीनिंग ऑफ दिस वन, कोई मतलब ही नहीं है। तो आपने तीन चीजों का ख्याल रखना है, फ्यूज नहीं लिखने, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट मैंने कहा है कि जब आप कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स लिखेंगे, जिस स्लाइड्स में आपको दे दूंगा, इस कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स पे थोड़ा सा आपने काम करना है। हमने दो ग्रुप बनाए हुए हैं, उस ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, आप में से मेजॉरिटी उस ग्रुप में हिस्सा है उस ग्रुप का। तीसरा मीनिंगलेस नहीं लिखना। अब आते हैं नेक्स्ट रीजन ऑफ फेलियर, और मेरे नजदीक सबसे बड़ी रीजन ऑफ फेलियर ये है, वो कहते हैं फॉल्टी सेंटेंस, फॉल्टी ऐसे स्ट्रक्चर। आपको याद होगा आपने लेटर बचपन में लिखते थे, आप लेटर के सिर्फ बॉडी भी लिख लिया करते थे तो तब भी 10 में से 5 नंबर आपको मिलते थे। बॉडी क्या होती थी? एग्जामिनेशन हॉल, सीटी एबीसी, डेटेड, सब्जेक्ट, माय डियर सन, यू आर फेथफुली। वो कहते हैं इंग्लिश ऐसे का भी अपना एक स्ट्रक्चर है। देखो ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग है। नावल, बट नावल का अपना एक स्टाइल है। ड्रामा, ड्रामा के अंदर डायलॉग का होना जरूरी है। पोएट्री, शेर व शायरी जो है उसके अंदर काफी और रदीफ का होना जरूरी है। सो रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट दैट essay has its own style as well। इसका भी अपना एक स्ट्रक्चर होता है कि जी टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए, जी थीसिस स्टेट। तो सबसे पहले अभी, और 20 मार्क्स इसके हैं, और मेजॉरिटी सीएसएस के अंदर जो लोग होते हैं वो इसी की वजह से फेल होते हैं। लेट मी डियर स्टूडेंट डिफाइन कि ये स्ट्रक्चर है क्या और इस स्ट्रक्चर को आपने ठीक कैसे करना है। स्ट्रक्चर, this is the overall arrangement of sentences as well as paragraph। वो कहता है कि आपके सेंटेंसेस और पैराग्राफ की जो अरेंजमेंट है दैट इज नोन एज अ स्ट्रक्चर। कैसे? यू नो कि आपके इंग्लिश ऐसे के अंदर देयर माइट बी 20 to 25 पैराग्राफ, 20 से 25 पैराग्राफ होंगे। एवरी पैराग्राफ हैज इट्स ओन स्टाइल। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कभी भी सेम नहीं हो सकते। वो कहता है कि दिस इज द ओवरऑल अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस एज वेल एज पैराग्राफ इन योर एसे। In simple word, this is a way or plan in which the different parts of essay are combined together. But yes, not essay is always consistent in 4 portions. हमारा इशू ये है कि हम इन तमाम के तमाम पोर्शन को एक ही वे से लिखने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे ही है क्या डियर स्टूडेंट, हमारा जब हम घर डिजाइन करवाते हैं, क्या घर के ड्राइंग रूम और लिविंग रूम का इंटीरियर डिजाइन एक जैसा होगा? डिफरेंट इन सारों को हम कहते तो पैराग्राफ है, इंट्रोडक्शन भी पैराग्राफ है, बॉडी पैराग्राफ भी पैराग्राफ है, कंक्लूजन भी पैराग्राफ है, लेकिन इनके तमाम के लिखने का स्टाइल इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आउटलाइन हैज इट्स ओन स्टाइल, इंट्रोडक्शन का एक अपना स्टाइल होता है, बॉडी पैराग्राफ की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, और कंक्लूजन का जो बेसिकली फॉर्मेट होता है दैट इज अगेन डिफरेंट। My dear student, this essay is always look like this one। इस मैप की तरह नजर आता है।
And this map has been taken by the box that has been recommended by Federal Public Service Commission. Doesn't outline का डिजाइन देखें ना, this is totally different. इंट्रोडक्शन का डिजाइन देखें, ये बिल्कुल मुख्तलिफ है आउटलाइन से, लेकिन तमाम बॉडी पैराग्राफ एक जैसे नजर आ रहे हैं, लेकिन कंक्लूजन जो है, कंक्लूजन का डिजाइन इंट्रोडक्शन के बिल्कुल उल्टा है। अब हमारा मसला क्या है? हमारा मसला ये है, बीइंग अ स्टूडेंट, डिफरेंट, जब तक आप देखो, वी हैव टू टाइप ऑफ राइटिंग कोर्सेज मेरे पास। एक को हम कहते हैं एकेडमिक राइटिंग, आप में से माशाल्लाह बहुत से लोग गोल्ड मेडलिस्ट होंगे। डिफरेंट जो एकेडमिक राइटिंग होती है, जो हम यूनिवर्सिटीज में करके आते हैं, उसके अंदर द टीचर इज ओनली इंटरेस्टेड इन वन थिंग एंड दैट इज कंटेंट। आपका टीचर सिर्फ एक ही चीज में इंटरेस्टेड है, वो कंटेंट के अंदर इंटरेस्टेड है, कंटेंट के अलावा वो किसी भी चीज में इंटरेस्टेड नहीं है। डिफरेंट इंग्लिश एसे इज टेक्निकल राइटिंग, यहां कंटेंट के अलावा भी चीजों में द टीचर इज इंटरेस्टेड। किस में? वो ग्रामर में इंटरेस्टेड है, वो इसके स्ट्रक्चर में इंटरेस्टेड है, वो इसकी एक्सप्रेशन में इंटरेस्टेड है। सो दिस इज अ टेक्निकल राइटिंग। इस वजह से फॉरेन ग्रेजुएट, हार्वर्ड के पढ़े हुए लोग इंग्लिश ऐसे में फेल हो जाते हैं। कैसा? मैं इसके 3 फर्दर 4 स्टाइल एंड सब पार्ट्स हैं। एक है आउटलाइन, एक है इंट्रोडक्शन। अब डिफरेंट आउटलाइन और इंट्रोडक्शन देखो, यहां पे 2, एक पॉइंट ए है और ये है पॉइंट बी, और ये है पॉइंट सी। वो कहता है कि डिफरेंट, ये इसको हम कहते हैं हमेशा हॉरिजॉन्टल डिवीजन। वो कहता है कि आउटलाइन के अंदर जितनी भी हॉरिजॉन्टल डिवीजन या हॉरिजॉन्टल लेंथ जितनी भी ज्यादा होगी, इसका मतलब यह है उतने ही नंबर ऑफ आइडियाज ज्यादा हैं। तो इस वजह से आउटलाइन क्योंकि पूरे ऐसे को समराइज करती है, इस वजह से इसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ बहुत ज्यादा है। इंट्रोडक्शन और आउटलाइन की हॉरिजॉन्टल लेंथ एक जैसी है, क्योंकि दोनों कंप्लीट को कन्वे करते हैं। लेकिन बॉडी पैराग्राफ को देखें, इनकी हॉरिजॉन्टल लेंथ बिल्कुल छोटी छोटी है। उसकी वजह यह है कि एक बॉडी पैराग्राफ के अंदर एक आर्गुमेंट्स होती है, एक आर्गुमेंट से ज्यादा नहीं है। लेकिन आउटलाइन और इंट्रोडक्शन के अंदर दोनों समरी प्रोवाइड करते हैं, दोनों के अंदर नंबर ऑफ आइडियाज एक जैसे होते हैं। लेकिन देखो ना, इनकी वर्टिकल डिवीजन जो है, वर्टिकल है पॉइंट ए से लेके सी, मीन के इसको हम वर्टिकल डिवीजन कहते हैं। अब आउटलाइन की वर्टिकल डिवीजन कम है, इंट्रोडक्शन की ज्यादा। क्या वजह है? उसकी वजह है कि आउटलाइन आपको पता है हमेशा फ्रेजेस में लिखी जाती है, और इंट्रोडक्शन जो है वो हमेशा सेंटेंसेस में लिखा जाता है। जैसे ये एक और मैप है, दिस ऑलवेज लुक लाइक दिस वन। आप खुद देख लें कि बॉडी पैराग्राफ, एवरीबॉडी, तमाम के तमाम बॉडी पैराग्राफ एक जैसे नजर आ रहे हैं, लेकिन ये इंट्रोडक्शन से मुकम्मल तौर पे फर्क है, मुख्तलिफ है इंट्रोडक्शन से। कंक्लूजन इंट्रोडक्शन से उल्टा है। अब हमारा मसला क्या है? हमारा मसला यह है कि हम इन तमाम को एक ही मेथड से लिखने की कोशिश करते हैं। वी ऑलवेज अप्लाई द सेम मेथड्स। जब हम और आगे करते क्या है कि कभी हमारा, देखो ये 3 बॉडी पैराग्राफ की उसने शेप बनाई है। ये एक बॉडी पैराग्राफ है। किससे शुरू हो रहा है? टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस, कंक्लूडिंग सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस, कंक्लूड। तो हर बॉडी पैराग्राफ एक जैसा नजर आ रहा है। लेकिन हम जब बॉडी पैराग्राफ लिखते हैं, हमारा एक बॉडी पैराग्राफ जो होता है वो 10 सेंटेंसेस पे चला जाता है, दूसरा बॉडी पैराग्राफ 2 सेंटेंसेस पे आ जाता है, और जब हम इंग्लिश ऐसे का एंड करते हैं तो एक एक सेंटेंस का एक एक बॉडी पैराग्राफ। देयर इज ओनली वन सेंटेंस इन वन बॉडी पैराग्राफ। माय डियर स्टूडेंट, ऐसे तो नहीं पास होता। अब मैं सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर पढ़ाता हूँ। स्ट्रक्चर है क्या? मैंने कहा स्ट्रक्चर के 4 हिस्से हैं। नंबर 1 इज आउटलाइन, नंबर 2 इज इंट्रोडक्शन, नंबर 3 इज बॉडी पैराग्राफ, नंबर 4 इज कंक्लूजन। हम फॉर टाइम बीइंग 1 मिनट आउटलाइन को छोड़ते हैं, तो आउटलाइन पे हम बाद में आते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सपोज करते हैं दिस इज इंट्रोडक्शन। यू नो दैट दिस इज योर फर्स्ट इंप्रेशन। ये आपका पहला इंप्रेशन है। 90% लोगों को इंट्रोडक्शन का पता ही नहीं होता। हम सपोज करते हैं ये दिस इज इंट्रोडक्शन। My dear friend, an introduction should be like a map. This means that you are supposed to convey the complete summary. जब dear friend उसने मैप का लफ्ज लिखा है, तो this means this must convey the complete overview of your role ऐसे, and it has 4 objectives. कितने ऑब्जेक्टिव हैं? 4 ऑब्जेक्टिव हैं। आपका एग्जामिनर इन 4 ऑब्जेक्टिव को चेक करेगा। अगर इनमें से एक भी ऑब्जेक्टिव मिसिंग होगा तो डियर स्टूडेंट आपका ऐसे पास नहीं होगा।
Number one, lesson number one, you are supposed to introduce the topic. मसलन सपोज करते हैं मेरा ये लेसन, सपोज करते हैं मेरा ऐसे है, सपोज 50 साल एक ऐसे आया था, सपोज करते हैं ये मेरा ऐसे डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान ऑर्डर एंड रूल्स। हम से 90% लोग ऐसे होंगे वो शुरू करेंगे, इब्राहिम लिंकन हैज डिफाइंड द डेमोक्रेसी एज दिस वन। वो लफ्ज लिख रहा है, अगर आप ऐसे स्टार्ट करेंगे तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड फेल हो जाएंगे। वो सबसे पहले लिख रहा है टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक। बेटा उर्दू में हम कहते हैं तमहीद बांधना, या अक्सर आपने उर्दू के ऐसे देखे होंगे कि अक्सर लोग एक शेर से शुरू करते हैं। अगर आप टॉपिक में आएगा टेररिज्म इन पाकिस्तान, आप लिखेंगे टेररिज्म मीन्स, यकीन जाने आपने अपना इंप्रेशन ही खराब कर दिया। वो कहता है कि इंट्रोडक्शन के 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि माय डियर स्टूडेंट यू आर सपोज्ड टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक। उर्दू में कहते हैं तमहीद बांधनी है आपने। 4 मेथड हैं इंट्रोडक्शन के शुरू करने के। नंबर 1, आप किसी वर्स से शुरू कर सकते हैं। नंबर 2, आप किसी क्वेश्चन से शुरू कर सकते हैं। नंबर 3, आप किसी स्टोरी से शुरू कर सकते हैं। और नंबर 4, डियर स्टूडेंट, आप किसी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन से शुरू कर सकते हैं। कभी भी अपने टॉपिक ऑफ ऐसे से ना शुरू करें। देखो 2 साल पहले ऐसे आया था टेररिज्म इन पाकिस्तान। देखो अगर मैं शुरू करूंगा ना तो मैं इनको 4 मेथड बताए हैं। मैं हो सकता है सबसे पहले बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन से मैं अपने आप से क्वेश्चन करूंगा कि वेयर डज या व्हेन डज टेररिज्म एग्जिस्ट। तो मैं इसको बैकग्राउंड, हर एक का अपना जवाब होगा, यूनिक जवाब होगा। कोई इसको 9/11 से शुरू करेगा, कोई डियर स्टूडेंट इसको रशियन इन्वेजन से शुरू करेगा। एवरीवन हैज हिज और हर ओन स्टाइल। और शायद इसको मैं ऐसे शुरू करूंगा, मैं लिखूंगा अ सोसाइटी अचीव द हाईएस्ट लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट व्हेन डिफरेंट इंडिविजुअल विल वर्क टुगेदर। However, this is fact that due to ideological differences, the people do not cooperate with each other, and sometimes they use the force, and this use of force against innocent people is known as a terrorism. मैं चौथे जुमले के अंदर लिखूंगा terrorism means। मैं इसको स्टोरी से शुरू कर सकता हूं। आपको पता है मैं इसकी क्या स्टोरी लिखूंगा? शायद मैं इसको एक पिक्चराइजेशन करूंगा इसकी स्टोरी की। या आज जो हुआ है कराची वाला, शायद मैं इसको पिक्चराइज करूं। शायद मैं शायद आपको ऐसे लिखूंगा कि 16th of December is known as a black day in the history of Pakistan because on that day mother was running on the road without their shoes. There was blood everywhere. Small kids were crying with pain, and suddenly it has been announced that some terrorist has attacked a school in Peshawar. फिर मैं नेक्स्ट जुमला लिखूंगा terrorism means। मैं डियर स्टूडेंट इसको कोटेशन से लिख सकता हूं, और शायद इसकी कोटेशन मैं बिल क्लिंटन की कोटेशन से शुरू करूंगा। उन्होंने बड़ा खूबसूरत लिखा है। उन्होंने लिखा है कि इन इन्वर्टेड कॉमास दिस era does not belong to the people who still believe that they will change their geographical location, but era belong to the people who believe on cooperation and the mutual assistance। डियर स्टूडेंट सबसे पहला काम करना है, आपका जो भी टॉपिक है 2 से लेकर 3 सेंटेंसेस में आपने अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है। हम सपोज करते हैं अभी यहाँ पे एक स्टूडेंट अवैस है मेरी क्लास में, मैं बैठा हूं आम लाइफ में, अवैस आता है, नाक करता है, कहता है सर आप मुझे पढ़ाएं। उसके बजाय एक और स्टूडेंट है मरियम, वो आती है कहती है माय नेम इज मरियम, माय क्वालिफिकेशन इज दिस एंड दिस वन, सर आई वांट टू गेट द गाइडेंस फ्रॉम यू रिगार्डिंग इंग्लिश। ऐसे यकीन जाने मुझे एक दूसरे की बात ज्यादा अपील करेगी। माय डियर स्टूडेंट देखो बेटे, अगर आप सीधा टॉपिक से शुरू करेंगे ना तो आपका एग्जामिनर को यही फील जाएगी कि ना ही आप क्रिएटिव हैं, ना ही आप इमेजिनेटिव हैं, आप बस ऑर्डिनरी से स्टूडेंट हैं। सो डियर स्टूडेंट रिमेंबर कि आपका सबसे पहला काम है टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक। आपको पता है इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश ऐसे में? हम कहते हैं होक को। क्या कहते हैं? हम कहते हैं फलाना बड़ा खूबसूरत होक किया है। तो दूसरा आपका काम क्या है? दूसरा ऑब्जेक्टिव देखो, आपका एग्जामिनर इन्हीं पैरामीटर पे आपका पेपर चेक करेगा। वो कहता है दूसरा आपका काम ये है इंट्रोडक्शन के अंदर यू आर सपोज्ड टू आइडेंटिफाई द टॉपिक। टॉपिक को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है, मीन को उसको डिफाइन करना है। मेरा टॉपिक आया है कि टेररिज्म, मैं यहां पे टेररिज्म को अपने लेमन टर्म्स में डिफाइन करूंगा। मैं लिखूंगा
This means the use of force against innocent people in order to settle their issues. आइडेंटिफिकेशन जो भी आपसे क्वेश्चन किया गया है, मेरा टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्लेसिंग और कर्स। मैं यहां पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिफाइन करूंगा, मैं उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगा। देन वो कहता है डियर स्टूडेंट इसकी डिटेल्स बताओ। क्या बताओ? डिटेल्स बताओ। अब यहां पे गौर करना, यहां पे दो मुख्तलिफ टाइप ऑफ ऐसे मुख्तलिफ होते हैं। मतलब सपोज है मेरा ऐसे है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्लेसिंग आर ओ आर कर्स। मैं क्या करूंगा डियर स्टूडेंट, यहां मैं या इससे एग्री करूंगा या मैं इससे डिसएग्री करूंगा। मेरा टॉपिक है कि इज कॉलोनियल मेंटेलिटी इंपीडिंग द प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान। मैं या इसमें इसको हम कहते हैं मिडल वाले पोर्शन में, या मैं इससे एग्री करूंगा या मैं इससे डिसएग्री करूंगा। ये होता है आर्गुमेंटेटिव ऐसे। लेकिन डियर स्टूडेंट डिस्क्रिप्टिव ऐसे सपोज करते हैं ये मेरा जो टॉप पे नजर आ रहा है ये ऐसे है डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान हर्डल एंड होप्स। तो इसके दरमियान में मैं लिखूंगा होप्स एंड हर्डल्स। ये क्या होता है? एक मिनट मेरी बात गौर से सुनना जरा। डियर स्टूडेंट हर ऐसे के अंदर एक होती है प्राइमरी रिक्वायरमेंट। प्राइमरी रिक्वायरमेंट वो रिक्वायरमेंट होती हैं जो कि डेलिबरेटली आपके एग्जामिनर ने आपसे पूछ ली है। डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान हर्डल एंड होप्स, आपको हर्डल्स भी लिखनी पड़ेंगी, आपको होप्स भी लिखनी पड़ेंगी। ये उसने आपसे पूछ लिया है। हम इसे कहते हैं द इंफॉर्मेशन विच हैज बीन आस्क्ड बाय योर एग्जामिनर डेलिबरेटली। अगर इनमें से आप होप्स को छोड़ते हो, हर्डल को छोड़ते हो तो आप फेल हो जाओगे। अब दूसरा ऐसे पढ़ते हैं हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान इल एंड रेमेडीज। आपको इल्स भी लिखनी पड़ेंगी, आपके रेमेडीज। यहां तक कंसिक्वेंसेस की बात है, हम उसको कहते हैं नॉन एसेंशियल। क्या कहते हैं? नॉन एसेंशियल का मतलब यह होता है कि जो कि एग्जामिनर ने नहीं पूछी है, लेकिन आप थोड़ा सा उसका 10% टच दे देंगे तो आपका ऐसे और ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा और आपके ज्यादा नंबर आएंगे। देखो मैंने दो चीजें बतौली। देखो सबसे पहले तो मैं बताता हूं डियर हमारे मुख्तलिफ टाइप ऑफ ऐसे हैं। एक ऐसे वो होते हैं यहां पे हमने चीजों की डिटेल्स बतानी होती हैं, जैसे कि ऊपर के दो ऐसे हैं। डिटेल्स में दो चीजें होती हैं, एक होती हैं जो कि आपके एग्जामिनर ने डेलिबरेटली पूछ ली है, हम उसे कहते हैं प्राइमरी रिक्वायरमेंट। वो हर सूरत में लिखनी पड़ेंगी, मीन कि आपको होप्स भी लिखनी पड़ेंगी, आपको हर्डल्स भी। आप सोल्यूशन लिखना चाहते हैं, हम उसे कहते हैं नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल वो होती हैं जो कि आप लिखेंगे लेकिन उसका कम वेटेज होगी। लेकिन एक ऐसे होते हैं डियर स्टूडेंट जहां पे आपको स्टांस लेना पड़ता है, जैसे कि ऐसे नंबर 3 है, यहां पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्लेसिंग और कर्स। अब इसके अंदर इसका तरीकाकार क्या होता है डियर स्टूडेंट, इसके इंट्रोडक्शन का तरीकाकार ये होता है कि अगर आप कहते हैं ब्लेसिंग ज्यादा है, 80% आप ब्लेसिंग लिखेंगे। प्रूफ आपने एक साइड ले ली, दोनों साइड नहीं होती, आपको एक साइड लेनी पड़ती है। 10% आप कर्स लिखेंगे और फिर उन कार्ड्स को रिजेक्ट करोगे। रिजेक्शन को कहते हैं एंटीथीसिस। डियर फ्रेंड आप दूसरों का स्टांस दूसरों के लिए नहीं दोगे। इसका दो स्टाइल होते हैं। एक स्टाइल वो होता है कि सिर्फ ब्लेसिंग लिख दो, कार्ड्स को छोड़ दो, पास हो जाओगे। एक स्टाइल ये होता है कि 80% अपना स्टांस लिखो, फिर दूसरों का वीक स्टांस लिखो। कौन सा? वीक पॉइंट और उनकी वीकनेस जो है। मतलब लिखो आप ऑन द अदर हैंड फ्यू पीपल बिलीव दैट दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ कर्स, लेकिन फिर इसको रिजेक्ट करो। आप लिखो हाउएवर देयर ओपिनियन कैन नॉट जस्टिफाई बिकॉज दिस डिपेंड अपॉन द पर्सन हु इज यूटिलाइजिंग दिस वन। इफ द पर्सन विल नॉट यूटिलाइज दिस इन अ नेगेटिव वे, दिस मीन दैट दिस इज ब्लेसिंग रादर देन द कर्स। तो मैंने कहा है कि डिजन वो कहता है फिर सराउंडिंग कंटेक्स्ट लिखोगे। ये दो होता है। मैंने कहा दो ऐसे बताए, मैंने एक ऐसे वो बताया। मैंने कहा यहां पे आपने डिटेल्स बतानी होंगी, तो वहां पे आप प्राइमरी अपना डिटेल बताओगे, जैसे होप्स भी बताओगे, हर्डल्स भी बताओगे, और सॉल्यूशन आप पे डिपेंड करते हैं बताओ या ना। लेकिन अगर वो आर्गुमेंटेटिव ऐसे होगा जिसके अंदर आपने एग्री या डिसएग्री करना है, तो उसके मिडल पोर्शन के अंदर आप उससे एग्री कर रहे होगे तो उसकी थोड़ी सी डिटेल बताओगे। और एंड पे डियर स्टूडेंट वो कहता है कि जितनी भी आपने बातें की हैं
इस पे सारी डिटेल को एंड पे आप कंक्लूड कर दोगे, और यहां पे कंक्लूड करोगे, हम उसे थीसिस स्टेटमेंट बोलते हैं। थीसिस क्या होता है? ये सब थीसिस इज द समरी ऑफ योर होल एसे इन वन सेंटेंस इज नोन एज अ थीसिस स्टेटमेंट। यहां पे एक ब्रेक नुक्ता याद रखें। दरअसल थीसिस स्टेटमेंट दो किस्म की हो सकती हैं। अगर मेरा ऐसे है डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप एंड हर्डल्स, हो गई। अगर मेरा ऐसे है कि डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप एंड हर्डल्स, तो यहां पे थीसिस स्टेटमेंट के अंदर मेरा स्टांस नहीं आएगा। दरअसल ये तो एक ऐसे ही ऐसा है जिसके अंदर एग्री डिसएग्री करना ही मैं नहीं है। मैंने कैसे कि आपको दो किस्में बताई हैं, मैं आपके सारी किस्में बताता हूं। मेजर ऐसे की दो किस्में होती हैं। एक वो होते हैं यहां पे आपको डिटेल्स बतानी होती हैं, एक वो होते हैं यहां पे आपको चीजों से या एग्री करना होता है या डिसएग्री। तो थीसिस स्टेटमेंट के अंदर लाजम नहीं है कि आप स्टांस देंगे। डिसनेट अगर वो डिटेल्स वाला ऐसे है जिसको हम डिस्क्रिप्टिव ऐसे बोलते हैं, तो वहां पे आप अपने प्लान्स इंडिकेट करेंगे। आप लिखेंगे कि दिस इज अ फैक्ट that the higher education in this country is not improving due to few ills. However, these ills can be minimized with practical solution, which are like this one, this one, this one, and this one. लेकिन अगर वो आर्गुमेंटेटिव ऐसे होगा तो डियर स्टूडेंट उसकी थीसिस स्टेटमेंट के अंदर या आप एग्री करेंगे या आप डिसएग्री करेंगे। आप यस एंड नो नहीं लिखेंगे, बल्कि आप एक स्टेटमेंट ऐसे लिखेंगे जो कि इंडिकेट करेगी कि आप उससे एग्री हैं या आप उससे डिसएग्री हैं। आप आते हैं लेंथ पे। मैंने कहा देखो गौर से सुनो, इंट्रोडक्शन के 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनमें अगर एक भी ऑब्जेक्टिव मिसिंग होगा तो आप फेल हो जाओगे। दिस इज नॉट राइटिंग फॉर द सेक ऑफ राइटिंग, ये नहीं है। बट ये नहीं है कि दो राइटिंग सबसे पहले आपने इंट्रोड्यूस करवाना है, जिसको हुक बोलते हैं हम। 4 मेथड्स हैं उसके। बैकग्राउंड से लिखो। देखो ना, सपोज करते हैं को एजुकेशन पे टॉपिक है, डिसेंट को एजुकेशन पे है, तो मैं कभी भी को एजुकेशन से नहीं लिखूंगा, मैं उसको एजुकेशन से लिखूंगा। या मैं एजुकेशन से भी नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा अल्लाह अलमाइटी हैज क्रिएटेड दिस ह्यूमन बीइंग एज अ मास्टर क्रिएशन ऑफ दिस अर्थ बिकॉज दे हैव द कॉग्निटिव एबिलिटीज, व्हिच मींस दैट दे कैन ट्रांसफर देयर नॉलेज, फीलिंग and emotion to the coming generation, and this transformation of knowledge is known as education. It can be achieved by a different method, and one among them is known as a co-education. फिर मैं co-education से शुरू करूंगा। 4 मेथड है। या तो बैकग्राउंड दो, बैकग्राउंड बड़ा आसान होता है। अपने आप से क्वेश्चन करो वैन जवेयर का, किसी स्टोरी से शुरू करो, किसी क्वेश्चन से शुरू करो, या आप किसी वर्स या कोटेशन से शुरू करो। मेरी इंग्लिश ऐसे की किताब है विनिंग एसेज, वो अवेलेबल हो जाएगी, उसमें जो सारे मेथड लिखे हुए हैं। दूसरा काम आपने करना है, यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई द टॉपिक, कि जो भी टॉपिक है उसकी आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है। तीसरा उन्होंने कहा कि उसकी डिटेल बतानी है। डिटेल 2 किस्म की होती हैं। अगर डिस्क्रिप्टिव ऐसे है तो उसकी प्राइमरी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल होती हैं। देखो ना, मेरा अगर टॉपिक है को एजुकेशन इट्स मेरिट एंड डीमेरिट्स, मेरी एसेंशियल 2 ही रिक्वायरमेंट है, एक मेरिट्स है, दूसरा डीमेरिट्स है। पोलराइज्ड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, इशू एंड चैलेंज, मेरी 2 ही रिक्वायरमेंट है एसेंशियल। मैं इसके साथ नॉन एसेंशियल भी दे सकता हूं, लेकिन उसकी वेटेज कम हो गई। लेकिन डियर स्टूडेंट, अगर मेरा आर्गुमेंटेटिव ऐसे होगा, मेरा लिटरेरी ऐसे होगा, मेरा परसुएसिव ऐसे होगा, तो वहां पे मैंने चीजों की डिटेल नहीं बताऊंगा, मैं या तो एग्री करूंगा या मैं चीजों से डिसएग्री करूंगा। इसके भी 2 मेथड्स हैं। एक मेथड आसान ये है कि जो एग्री हैं सारे एग्री वाले दे दो, डिसएग्री वाले दे दो। लेकिन इससे बेहतर यह है कि जो आपका स्टांस है 80% वो दो, फिर दूसरों को स्टांस दो, और फिर दूसरे के स्टांस को रिजेक्ट करो, एंड पे थीसिस स्टेटमेंट दो। ये रिजेक्शन जो होती है, हम इसे रिफ्यूट भी बोलते हैं, हम इसे एंटीथीसिस भी बोलते हैं। आखिर पे डियर स्टूडेंट आप थीसिस स्टेटमेंट लिखोगे। थीसिस स्टेटमेंट के 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, गौर करना। देखो, पहली बात यह है कि इसकी लेंथ हमेशा 1 से 2 सेंटेंसेस होते हैं। दूसरी बात है इसकी लोकेशन। डियर स्टूडेंट, 99%
ऐसे की जो रिकमेंडेड बुक हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की, उन्होंने कहा है कि ये हमेशा इंट्रोडक्शन के एंड पे आएगा और कंक्लूजन के शुरू में आएगा। डियर स्टूडेंट, कभी भी थीसिस स्टेटमेंट किसी भी आउटलाइन का हिस्सा नहीं होती। ये बहुत से टीचर्स जो हैं, देखो मैंने कहा इसमें भी जो कमीशन ने रिकमेंड किताबें की हैं, ये बहुत से लोग क्या करते हैं कि उनकी थीसिस स्टेटमेंट जो है वो आउटलाइन से पहले आ जाती है या आउटलाइन का पार्ट होती है। डियर स्टूडेंट, आप खुद अभी क्लास के बाद आज गूगल करें, अब आसान है, आप लिखो व्हाट इज द आइडियल लोकेशन ऑफ थीसिस स्टेटमेंट। आपको जितने भी फेडरल पब्लिक सर्विस की रिकमेंडेड बुक्स हैं उसमें लिखा होगा, तमाम रिकमेंडेड बुक्स में, ये जो पाकिस्तानी किताबें उनमें वो मर्जी करते हैं, वो लिखा होगा कि इंट्रोडक्शन के एंड एंड कंक्लूजन के शुरू में। अच्छा, अब आते हैं डियर आपके इंट्रोडक्शन की लेंथ कितनी होगी। डियर दिस इज ऑलवेज द 10% ऑफ योर ऐसे, कि ये हमेशा 10% ऐसे का होता है। कैसे? देखो ना, अगर आपका 20 मिनट का ऐसे है तो 3 पैराग्राफ होंगे, तो आप जो बचपन में ऐसे लिखते थे वो तो 5 से 6 सेंटेंसेस का इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन की लेंथ आपकी टोटल ऐसे की लेंथ पे है। सीएसएस कैसे 3 घंटों को होता है, इस वजह से इसकी लेंथ जो होती है वो हमेशा 10 से लेके 18 सेंटेंसेस होती है। पीएमएस कैसे जो है वो 10 से लेके 12 सेंटेंसेस होती है। देखो मैंने रूल फिक्स कर दिया है बेटा कि कोई अगर मैं वर्ड्स में बात करूं तो वर्ड्स में सीएसएस कैसे जो है, अगर आपने 2000 अल्फाज का लिखा है तो 200 ऐसे का 200 वर्ड्स का आपका इंट्रोडक्शन होगा। अगर आपने 2500 अल्फाज लिखे हैं तो 250 का होगा। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये 9 से लेके 11% तक जा सकता है। पीएमएस ऐसे क्योंकि 2 घंटे होते हैं पंजाब खास तौर पे, तो उनका ऐसे की लेंथ जो होगी वो कम होती है। देखो मैंने सिंपल सी बात बता दी, माय डियर फ्रेंड, दिस इज ऑलवेज द 10%। 10% सीएसएस में मिलता है। 10 से वो डिपेंड करता है कि कुछ लोग ज्यादा लंबा लिखते हैं, कुछ कम लिखते हैं। दिस इज 10 to 18 सेंटेंसेस। माय डियर फ्रेंड, कभी भी ये बहुत जरूरी चीज है कि इंट्रोडक्शन इज ऑलवेज रिटन इन वन कंटिन्यूअस पैराग्राफ, कि कभी भी आपका जो पैराग्राफ है आप उसे इंट्रोडक्शन में नहीं तोड़ सकते। अगर आप 2 पैराग्राफ में लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। मुझे बताएं कि जो बचपन में आपने सबसे पहले ऐसे लिखा था, माय बेस्ट फ्रेंड, द कौ, माय बेस्ट टीचर, क्या उसका इंट्रोडक्शन 2 पैराग्राफ पे था? बिल्कुल नहीं था। इंट्रोडक्शन इज ऑलवेज रिटन इन वन कंटिन्यूअस पैराग्राफ। इट मस्ट कन्वे द कंप्लीट समरी। डियर मैं ऊपर ही बता चुका हूं, मैंने बताया इसके 3 हिस्से होते हैं। इट हैज 3 पार्ट्स। इसका सबसे, मैं लेता हूं आपके क्वेश्चन भी थोड़ी देर में लेता हूं। डियर इसका सबसे पहला पार्ट ये है, इसके पहले पार्ट को हम कहते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट। इसको जनरल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ये 6 सेंटेंसेस पे मुश्तमिल होता है। लाजिम नहीं है 6, मैथ नहीं है। ये 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। माय डियर स्टूडेंट, ओपनिंग स्टेटमेंट में आपने 2 काम करने हैं। नंबर 1, आपने अपने टॉपिक को आइडेंटिफाई इंट्रोड्यूस करना है, और दूसरा आइडेंटिफाई करना है। दूसरा पोर्शन हम कहते हैं सपोर्टिंग डिटेल। सपोर्टिंग डिटेल 2 किस्म की होती हैं। कितने सेंटेंसेस होते हैं? 8 से लेकर 12 सेंटेंसेस। अगर आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, अगर परसुएसिव ऐसे है, अगर लिटरेरी ऐसे है, तो उसमें सबसे पहले आपका स्टांस आएगा, आप उससे एग्री करें या डिसएग्री, फिर दूसरों को स्टांस आएगा, फिर दूसरों को स्टांस को आप रिफ्यूट करोगे। मैं इसकी ना आपको मिसालें भी दूंगा। हमारी कल की क्लास भी अगेन उसकी वो भी फ्री होगी। ये मैं आपको कल इंशाल्लाह टाइप्स ऑफ वैसे भी पढ़ाऊंगा। लेकिन एक और चीज है कि हमारी क्लास में हमने मैक्सिमम 60 स्टूडेंट्स रखने हैं, तो अप्रोक्सीमेटली हम 40 को क्रॉस कर चुके हैं। तो हमने जब 60 कर लिया तो आपको फिर इसमें नहीं, नेक्स्ट सेशन में एडमिशन मिलेगा। डिफरेंट सपोर्टिंग स्टेटमेंट, अगर मैंने कहा आपका आर्गुमेंटेटिव होगा, डिस्क्रिप्टिव ऐसे होगा, सॉरी आर्गुमेंटेटिव होगा, लिटरेरी होगा, परसुएसिव होगा, तो पहले आपका स्टांस आएगा 8 सेंटेंसेस। 2 सेंटेंसेस में आप दूसरों को स्टांस देंगे और फिर दूसरों के स्टांस को आप रिजेक्ट करोगे, जिसको एंटीथेसिस बोलते हैं। एंड पे माय डियर स्टूडेंट, यू विल राइट द थीसिस स्टेटमेंट। लेकिन अगर वो डिस्क्रिप्टिव ऐसे हो, नरेटिव ऐसे हो, फैक्चुअल ऐसे हो,
तो उसके अंदर आप एसेंशियल स्टेटमेंट देंगे। एसेंशियल वो होती है जो पूछा जाता है। देखो मेरा टॉपिक है ना टेररिज्म इन पाकिस्तान इट्स काजेज, तो मैं ऐसे में सिर्फ काजेज तो नहीं लिखूंगा, काजेज तो उसने डेलिबरेटली पूछ रही है, ये तो एसेंशियल हो गई। इसके साथ साथ ये स्टूडेंट मैं नॉन एसेंशियल चीजें भी लिखूंगा। मैं इसके साथ थोड़ा सा टच, वो उतना टच नहीं होता, वो थोड़ा टच होता है। देखो ना मेरा टॉपिक तो ये है टेररिज्म इन पाकिस्तान एंड इट्स काजेज। मेरे एग्जामिनर ने सिर्फ काजेज पूछी हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा टच कंसिक्वेंसेस सोल्यूशन को भी प्रोवाइड करूंगा। तो एंड पे डियर स्टूडेंट आई विल राइट द थीसिस स्टेटमेंट। अब ये गौर से, दिस ऐसे ऑलवेज लुक लाइक दिस वन। वो कहता है आपको इंट्रोडक्शन ऐसे नजर आता है। वो कहता है जैसे एक ब्रॉडर लाइन से शुरू करेंगे आप, और आप इसको आके एक स्पेसिफिक लाइन पे एंड करेंगे। यू विल स्टार्ट फ्रॉम सम ब्रॉडर लाइन, और उसने 3 हिस्से बनाए। उन्होंने कहा देखो बड़ा आसान, उन्होंने कहा जनरल स्टेटमेंट दैट इंट्रोड्यूस द टॉपिक, एडिशनल स्टेटमेंट दैट डिटेल बताएगी, और थीसिस। ये मैप जो है ना, ये एक और किताब से लिए गए हैं, और ये मैं उन किताबों से मैप ली हुई हैं जो कि कमीशन ने रिकमेंड की हैं। उसने कहा है पहले को, मैंने कहा 3 नाम बताए हैं। मैंने कहा उसे हम ओपनिंग भी बोलते हैं, हम उसे जर्नल भी बोलते हैं, हम उसे अटेंशन गेटर भी बोलते हैं, हम उसे हुक भी बोलते हैं। 4 मेथड होते हैं। उन्होंने कहा बिगिन विद द स्टोरी और कंक्रीट इलस्ट्रेशन दैट कैप्चर योर रीडर्स अटेंशन इमीडिएटली। फिर वो कहता है कनेक्शन मीन के वहां उसने कहा डिटेल्स बताओ, और एंड पे डियर उसने कहा थीसिस स्टेटमेंट लिखो। एंड पे क्या कहा, यू आर सपोज्ड टू राइट डाउन द थीसिस स्टेटमेंट। जब यकीन जाने बेटे 90% आपकी सक्सेस इस इंट्रोडक्शन पे डिपेंड करती है। अगर आपकी इंट्रोडक्शन देखो आपका एग्जामिनर पूरे का पूरा ऐसे नहीं पढ़ता, वो चंद पैराग्राफ पढ़ेगा और हर सूरत में आपका कंक्लूजन पढ़ेगा। आप आते हैं बॉडी पैराग्राफ की तरफ। हम बीइंग स्टूडेंट हमारा मसला क्या है, हमारा मसला ये है कि हम सारों को एक ही वे से लिख के आते हैं, लेकिन जब आप इनके पार्ट्स पे बात करेंगे, जैसे ये पढ़े बॉडी पैराग्राफ के हैं, वो कहते हैं मेडिटेशन दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 6 to 8 सेंटेंसेस, कि हर बॉडी पैराग्राफ मस्ट बी द सिमिलर। वो कहते हैं हर बॉडी पैराग्राफ को एक जैसा होना चाहिए। लेंथ उसने 2 चीजें उसने आपको फिक्स कर दी हैं, 2 भी नहीं 4 चीजें। उन्होंने कहा डियर इट मस्ट बी कंसिस्टेड ऑन 6 to 8 सेंटेंसेस। वो कहता है आपका हर बॉडी पैराग्राफ जो है ना वो 6 to 8 सेंटेंसेस पर मुश्तमिल होगा। हाउ मेनी? 6 to 8। लेकिन अगेन आप कहें मैथ नहीं है, आप इसको और हम थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं, हम कहते हैं 4 to 8 सेंटेंसेस। आप क्या करते हैं आखिर पे, जब आप ऐसे एंड हो रहा होता है ना, आप तो 2-2 सेंटेंसेस लिख के आते हैं, बट डियर स्टूडेंट फिर 2 से पास तो नहीं होगा। दूसरी बात उसने कहा है, उन्होंने कहा इन वन पैराग्राफ देयर शुड बी द सिंगल थॉट। वो कहता है एक पैराग्राफ के अंदर एक थॉट, एक से ज्यादा नहीं। There should be single thought, not more than one. आप क्या करते हैं, आप एंड पे जब आपके पास टाइम मैनेज नहीं होता ना, आप 3-3, 4-4 चीजों को कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। My dear student, this must be हर सेंटेंस, हर पैराग्राफ को एक नई लाइन से शुरू करेंगे, और 2 पैराग्राफ के दरमियान में लाइन नहीं छोड़ेंगे। और आखिरी बात वो कहता है जब भी हम एक नया पैराग्राफ लिखेंगे, हम अडेंटेशन करेंगे। अडेंटेशन कहते हैं कि ये देखें हम थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे। और एवरी बॉडी पैराग्राफ कंसिस्टेड ऑन 6 रिक्वायरमेंट। ये 6 ऑब्जेक्टिव हैं, अगर इनमें से एक भी मिसिंग होगा तो आप फेल हो जाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि आर्गुमेंटेटिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों का बॉडी पैराग्राफ एक जैसा लिखने का स्टाइल है। बॉडी पैराग्राफ में वो एक दूसरे से डिफर नहीं करते। सबसे पहली वो उसने कहा है कि देयर शुड बी द टॉपिक सेंटेंस। और एक और चीज मैं आपको बताता जाऊं, अगर आपको बॉडी पैराग्राफ अच्छे आते हैं ना, बहुत अच्छे, यू वुड बी द एक्सपर्ट ऑफ प्रेसी राइटिंग। तो आप प्रेसी राइटिंग भी एक्सपर्ट होंगे। क्यों? कि प्रेसी राइटिंग जो है वो हमेशा बॉडी पैराग्राफ से ली जाती है। ने सबसे पहली बात की है कि देयर शुड बी द टॉपिक सेंटेंस। इंट्रोडक्शन का आगाज किससे कर रहे थे? जनरल स्टेटमेंट से।
इसका आगाज किससे करें? टॉपिक सेंटेंस में इसको डिफाइन करता हूं. द फर्स्ट सेंटेंस दैट विल इंट्रोड्यूस, वो कर रहा था, स्टार्ट कर रहा था. यहां पे कोई तमहीद नहीं बांधेंगे. वो कहता है द सेंटेंस दैट विल स्टार्ट योर पैराग्राफ दैट इज नोन एज अ टॉपिक सेंटेंस. दिस इज द सेंट्रल लाइन ऑफ टॉपिक सेंटेंस एज वेल, एंड योर होल पैराग्राफ विल मूव अराउंड दिस वन. आपको पूरे का पूरा पैराग्राफ इसके इर्द गिर्द घूमेगा. जैसे 90%, और दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस. आपको पता है क्या होता है? आपका एग्जामिनर खाली टॉपिक सेंटेंस पढ़ता है, आगे की तरफ मूव कर जाता है. अगर आपका टॉपिक सेंटेंस ही नहीं लिखा हुआ है तो आप पास नहीं हो सकते. अब मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल बताता हूं. डिसेंट इसकी डिटेल ये है कि दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस दैट विल स्टार्ट योर पैराग्राफ. इसके अंदर दो चीजें होती हैं. इसके अंदर पहली चीज होती है डिस्कोर्स मार्कर आता है इसके अंदर. मसलन इसके अंदर क्या आएगा? फर्स्टली आएगा, सेकंडली आएगा. मसलन देखो, सपोज करते हैं आप 6 काजेस के पैराग्राफ लिख रहे हो. अब वो तमाम के तमाम पैराग्राफ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी होने चाहिए ना. तो डिस्कोर्स मार्कर क्या होते हैं? मतलब अगर आप पहले में लिखते हो ना, आप लिखते हो इलिटरेसी इज द फर्स्ट काज ऑफ पॉवर्टी. जब आपने इसको फर्स्ट लिखा तो इसने अगले पैराग्राफ के साथ आपको कनेक्ट कर दिया. जब आप दूसरे में लिखोगे अनएम्प्लॉयमेंट इज अनदर, तो उस अनदर ने पिछले के साथ कनेक्ट कर दिया. और आपको पता है जब हम चीजों को एंड करते हैं, खासतौर पे कंक्लूजन पे जाते हैं, हम लिखते हैं इन शॉर्ट, ब्रीफली. तो इनका काम क्या होता है? डिस्कोर्स मार्कर का इनका काम होता है एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ के साथ कनेक्ट करना. वो कहता है टॉपिक सेंटेंस के अंदर डिस्कोर्स मार्कर आना लाजिम है. दूसरा, इसके अंदर सेंट्रल आइडिया होता है एक. मतलब क्या? मैं सपोज लिखूं कि इलिटरेसी इज द की कॉज ऑफ पॉवर्टी, तो ये इलिटरेसी सेंट्रल आइडिया है. ये पूरा पैराग्राफ इलिटरेसी पे होगा. और ये सेंट्रल आइडिया हम कहां से लेते हैं? ये सेंट्रल आइडिया हम अपनी आउटलाइन से लेते हैं. हम सेंट्रल आइडिया कहां से लेते हैं? डिसेंट हम अपना सेंट्रल आइडिया हम अपनी आउटलाइन से लेते हैं. उसने कहा कि जब भी टॉपिक सेंटेंस लिखेंगे, देखो पहला पैराग्राफ मैं लिखूंगा इलिटरेसी इज द फर्स्ट कॉज. मैं जब दूसरे पे लिखूंगा मैं लिखूंगा अनएम्प्लॉयमेंट इज अनदर कॉज. तो अनएम्प्लॉयमेंट भी आपको पता है आपके मेजर हेड के आउटलाइन में आप हेडिंग लिखते हैं. मतलब ऊपर हेडिंग क्या आएगी? कॉजेज ऑफ पॉवर्टी. पहले नंबर पे होगा इलिटरेसी, दूसरे पे होगा अनएम्प्लॉयमेंट. तो ये सेंट्रल आइडिया आपको अपनी आउटलाइन से मिलते हैं. दूसरी टॉपिक सेंटेंस के अंदर रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपका जो भी टॉपिक है, टॉपिक को रिपीट करोगे. मैं खाली ये तो नहीं लिखूंगा इलिटरेसी इज एन इशू. मेरा तो टॉपिक है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी. मैं लिखूंगा इलिटरेसी इज अ की कॉज ऑफ पॉवर्टी. सो 3 चीजें होती हैं टॉपिक सेंटेंस के अंदर. डिस्कोर्स मार्कर होता है. डिस्कोर्स मार्कर का काम होता है एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ के साथ कनेक्ट करना. आपको पता है आज आपने काम करना है. आप अपने इंग्लिश एसे का पेपर उठाएं सीएसएस का, उसके नीचे एक नोट लिखा होगा. नोट लिखा होगा यूज द रेलिवेंट डिस्कोर्सेस इन योर राइटिंग. ये वही डिस्कोर्सेस की मैं बात कर रहा हूं. दूसरी बात, सेंट्रल आइडिया कहां से मिलेगा? अपनी आउटलाइन से. तीसरी बात, आपका टॉपिक ऑफ एसे जो है आप उसको रिपीट करोगे. किसको रिपीट करोगे? टॉपिक ऑफ एसे को रिपीट करोगे. ये जब इन 3 चीजों को मिलाएंगे तो टॉपिक सेंटेंस बन जाएगा. ये हमेशा पहला ही सेंटेंस होता है. इसके बाद आपने लिखना है सपोर्टिंग सेंटेंसेस. हाउ मेनी? 3 से 4. सपोर्टिंग सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस दैट विल कन्वर्ट योर सिंगल सेंटेंस इनटू फुल फ्लेज्ड पैराग्राफ. वो कहता है सपोर्टिंग सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो कि आपका एक सिंगल सेंटेंस था जिसको आपने टॉपिक सेंटेंस कहा था, उसको जब हम फुल फ्लेज्ड पैराग्राफ में कन्वर्ट करेंगे तो दैट इज नोन एज सपोर्टिंग सेंटेंसेस. योर सपोर्टिंग सेंटेंसेस के 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं. सपोर्टिंग सेंटेंस में सबसे पहले आप सेंट्रल आइडिया को डिफाइन करते हैं. मीन कि आप इलिटरेसी या अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करेंगे. नंबर 2 इनको डिस्क्राइब करेंगे. नंबर 3 इनको आप जस्टिफाई करेंगे. और नंबर 4 इसको लिंक करेंगे पॉवर्टी के साथ. देखो इसके 4 काम होते हैं सपोर्टिंग के: डिफाइन, डिस्क्राइब, जस्टिफाई किसी कोटेशन से, किसी फैक्ट्स फिगर से, और आखिरी बात यह है कि टॉपिक ऑफ एसे के साथ लिंक करना. देखो पिछले साल एक ऐसे आया था, इलिटरेसी एंड डेमोक्रेसी कैन नॉट मूव टुगेदर. अब इन इस इलिटरेसी और डेमोक्रेसी को लिंक, मैं मतलब क्या लिखूंगा
मैं सबसे पहले लिखूंगा इलिटरेसी मीन्स द अनअवेयरनेस। फिर मैं थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करूंगा। मैं कहूंगा अनअवेयरनेस मीन व्हेन द पीपल विल नॉट elect द पीपल ऑन द बेस ऑफ द मेरिट। When they will not elect the people on the basis of the merit, this means that inefficient people would be in the parliament. And when the inefficient people would be in the parliament, this means that they will not deliver. And when they will not deliver, hence it can be stated that the illiteracy and democracy cannot move together. चार काम करने हैं आपने सपोर्टिंग सेंटेंसेस में। आपने सेंट्रल आइडिया को डिफाइन करना है, आपने सेंट्रल आइडिया को डिस्क्राइब करना है, आपने सेंट्रल आइडिया को जस्टिफाई करना है कोटेशन से, फैक्ट्स फिगर से, और आपने सेंट्रल आइडिया को लिंक करना है। ठीक हो गया। उसके बाद जैसा ये आज तमाम चीजों की मैं एक ओरिएंटेशन दे रहा हूं। ये जो चीजें मैंने अगले 2 महीनों में पढ़ानी है वो मुझे 2 दिनों में पढ़ानी पड़ गई है, ताकि बच्चों को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। और दूसरी बात, जो ऑलरेडी हमारे साथ जो एनरोल्ड होंगे, ये चीजें आपको दोबारा रिपीट कराई जाएंगी। ये सिर्फ मैं ओरिएंटेशन दे रहा हूं। कोहेरेंस, तीसरी चीज होती है कोहेरेंस। ये क्या होती है? और अक्सर आप अपने किसी टीचर को पेपर चेक कराएं तो आपका टीचर जो है आपको कहेगा ये आपकी राइटिंग के अंदर कोहेरेंस नहीं है। ये क्या होती है? दिस इज द कनेक्टिविटी। This is the connectivity among your ideas। 3 चीजों के दरमियान में कनेक्टिविटी होती है। अच्छा, स्टूडेंट पूछ रहे हैं प्रेयर। अभी हम थोड़ी देर बाद प्रेयर के लिए ब्रेक करेंगे और प्रेयर के बाद दोबारा हमारी क्लास कंटिन्यू होगी, क्योंकि इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर दूंगा। कल भी हमारी फ्री क्लास होगी। मुझे 5 मिनट दें ताकि इसको मैं थोड़ा सा बॉडी भाग आपको कंक्लूड कर लूं, फिर मैं एंड पे आपको कंक्लूजन पढ़ाऊंगा, एंड पे हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। और हमारा लेक्चर अभी खत्म नहीं हुआ, मीन कि कल भी ये चीजें चलेंगी। कल मैं आपको टाइप ऑफ ऐसे पढ़ाऊंगा। अच्छा, कोहेरेंस, दिस इज द कनेक्टिविटी आइडियाज के दरमियान, पैराग्राफ के दरमियान और आर्गुमेंट्स के दरमियान। दिस इज द कनेक्टिविटी एंड दिस कैन बी क्रिएटेड, दिस हैज बीन क्रिएटेड इन ऑर्डर टू क्रिएट फ्लो एंड रिदम इन योर राइटिंग। क्या आपकी राइटिंग के अंदर ये हमेशा फ्लो और रिदम क्रिएट करती है। इसकी फर्दर 2 किस्में होती हैं। हम एक लॉजिकल कोहेरेंस होते हैं। लॉजिकल कोहेरेंस होती है आइडियाज के दरमियान में। लॉजिकल कोहेरेंस 3 मेथड से अचीव की। लॉजिकल कोहेरेंस का मतलब यह है कि नंबर 1, आपने चीजों को इररिलेवेंट लिखना है। देखो, कोहेरेंस का मतलब यह है कि अगर आपका टीचर आपकी राइटिंग को पढ़ते पढ़ते अचानक रुक गया है ना, तो इसका मतलब यह है कि आपकी राइटिंग के अंदर कोहेरेंस नहीं है। अगर कोई एग्जामिनर पढ़ते पढ़ते रुक गया तो इसका मतलब है आपकी राइटिंग में कोहेरेंस नहीं है। लॉजिकल कोहेरेंस का मतलब यह है कि आपके आइडियाज के दरमियान कोहेरेंस। नंबर 1, आपने इररिलेवेंट चीजें नहीं लिखनी। नंबर 2, आपने चीजों को रिपीट नहीं करना। और तीसरा, आपने खास तौर पर ख्याल रखना है कि आपकी आर्गुमेंट और टॉपिक ऑफ ऐसे के दरमियान में कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी होनी जरूरी है। दूसरी का हम कहते हैं वर्बल कोहेरेंस। वर्बल कोहेरेंस, देखो डियर स्टूडेंट, एक छोटी सी बात है। आपने 20 से 25 पैराग्राफ लिखने हैं। अगर वो पैराग्राफ एक दूसरे के साथ होक नहीं होंगे ना, कनेक्टेड नहीं होंगे, तो पता है एग्जामिनर क्या कहेगा? वो कहेगा यार इसने पैराग्राफ लिखनी है, दिस नॉट ऐसे। इसी तरीके से आपने 8 से 10 सेंटेंसेस होते हैं, या इंट्रोडक्शन में इससे भी ज्यादा होते हैं। अगर वो हर सेंटेंस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होगा ना, मैं बीइंग एग्जामिनर यही कहूंगा, मैं कहूंगा यार इसने सेंटेंसेस लिखनी है, मैं तो उसे पैराग्राफ मानूंगा ही नहीं। वो कहता है कि इसको अचीव करने के चंद एक मेथड है। नंबर 1, डियर स्टूडेंट, मैं बार बार कह रहा हूं, आपके ऐसे में लिखा होता है यूज द रेलेवेंट डिस्कोर्सेस। सबसे पहले आप अपनी राइटिंग के अंदर डिस्कोर्स मार्कर यूज करें। ये क्या होते हैं? इनके 4 नाम है, आप इंटरनेट से सर्च करें। डिस्कोर्स मार्कर भी हम इसे कहते हैं, हम इन्हें ट्रांजिशनल डिवाइसेस भी कहते हैं, हम इन्हें कनेक्टर भी बोलते हैं। दे आर द सिंगल वर्ड और फ्रेजेस, और इसका काम ये होता है एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से लिंक करना। सपोज करते हैं मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मैं लिखता हूं कायदे आज़म वाज अ विजनरी लीडर। दूसरा, मैं सेंटेंस आगाज करता हूं इन एडिशन। जब भी मैं इन एडिशन लिखूंगा तो इसका मतलब ये है कि ये मुझे पिछले सेंटेंस के साथ लिंक कर रहा है। वो कहता है कि कोहेरेंस आती है डिस्कोर्स मार्कर से, नंबर 1। कोहेरेंस आपकी आती है प्रोनाउन से,
देखो ना, हम कहते थे कायद आजम वाज बॉर्न इन कराची, और आखिरी सेंटेंस होता था ही डाइड। अगर बीइंग एग्जामिनर खाली मैं ही को देखूंगा तो मैं पीछे देखूंगा कि कायद आजम किधर यूज किया गया है। कोहेरेंस आती है, वेरिएशन ऑफ वर्ड। तो देखो ना, आप एक लफ्ज को बार बार यूज करो। मैं अगर कहूं लिखूं लैक ऑफ गवर्नेंस, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, लैक ऑफ रूल ऑफ लॉ, तो मेरे तो राइटिंग में कोई फ्लो नहीं आएगा। मैं लफ्जों को बार बार ना रिपीट ना करूं, मैं वेरिएशन यूज करूं। और कोहेरेंस आती है ट्रांजिशनल पैराग्राफ से। वो मैं आगे पढ़ाता हूं। नेक्स्ट है डियर रिक्वायरमेंट यूनिटी। दिस मीन द सिंगलनेस। इसका मतलब यह है कि एक पैराग्राफ के अंदर एक बात करनी है। अगर एक पैराग्राफ के अंदर एक से ज्यादा बातें करेंगे, एक पैराग्राफ में एक बात को खत्म करनी है, क्योंकि एवरी पैराग्राफ इज अ सेपरेट आइडेंटिटी। जब उसको खत्म करनी है तो देन यू आर सपोज्ड टू मूव फॉरवर्ड। सो एवरी पैराग्राफ इज अ सेपरेट आइडेंटिटी। यूनिटी मीन इसी तरीके से कि अगर आप किसी एक पैराग्राफ में काज लिख रहे हैं, काज मस्ट रिमेन काज एंड सोल्यूशन मस्ट रिमेन सोल्यूशन। काज को काज रहने दें और सोल्यूशन को सोल्यूशन रहने दें। आगे ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि अगर आपने सपोज 6 काजेज लिखनी है ना, तो एवरी हर काज जो है ना उसका एक सीक्वेंस होना चाहिए। ये नहीं है कि जो आपके माइंड में पहले आएगी उसको आप पहले लिख देंगे। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यह है कि चीजों का ऑर्डर, कि जो सबसे अहम चीज होगी वो पहले आएगी। और इस ऑर्डर क्रिएट करने के लिए ना, सपोज आप 20 काजेज लिख रहे हैं तो एक रूल याद कर ले। सबसे पहला चीज होती है आपका नॉलेज, कि जिन चीजों को ज्यादा पता है वो पहले आती हैं। दूसरी चीज होती है रेलिवेंसी, जो चीजें ज्यादा रेलिवेंट होंगी वो पहले आएंगी। और तीसरा होता है स्कोप। कुछ चीजों का बड़ा लिमिटेड स्कोप होता है और कुछ चीजें जो होती हैं उनका बड़ा इंटरनेशनल स्कोप होता है। तो इनको देख के कंक्लूडिंग सेंटेंस, रिमेंबर दैट एवरी पैराग्राफ इज अ सेपरेट आइडेंटिटी। अब बहुत से टीचर ना स्टूडेंट एक गलती करते हैं, मतलब वो कहते हैं जी सर, जब आप एक पैराग्राफ को एंड कर रहे होते हैं ना तो दूसरे पैराग्राफ का आप आगाज कर देते हैं। आप नहीं ऐसा कर सकते, तो फिर तो 2 आइडियाज आ जाएंगे ना। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि जब वो एक पैराग्राफ को एंड कर रहे होते हैं तो उसी पैराग्राफ में दूसरे पैराग्राफ का आगाज कर रहे होते हैं। दिस इज नॉट अलाउड एट ऑल। एवरी पैराग्राफ इज अ सेपरेट, हर पैराग्राफ एक सेपरेट आइडेंटिटी है। जिस तरीके से हर ऐसे का एक इंट्रोडक्शन होता है, एक कंक्लूजन होता है, इसी तरीके से हर पैराग्राफ का एक टॉपिक सेंटेंस होता है, एक कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि लोग इस वक्त वो कहते हैं जी लिंक करना, बेटे लिंक करने के और बहुत से मेथड्स हैं। तो एक पैराग्राफ जिसको आपने आगाज किया था, डियर आपने उस पैराग्राफ को एंड भी करना है। ठीक हो गया? अब आपने डियर दिस ऑलवेज लुक लाइक दिस वन। देखो ना, 3 मैंने टॉपिक सेंटेंस दिखाए हैं। सॉरी, ये एक अलग पैराग्राफ है। दिस इज पैराग्राफ नंबर 1, दिस इज पैराग्राफ नंबर 2 एंड दिस इज पैराग्राफ। हर पैराग्राफ की एक सेपरेट आइडेंटिटी है। देखो ना, सारों का एक ही स्टाइल है। सारे टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस, कंक्लूजन, टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस, कंक्लूजन, टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस, कंक्लूजन। दे ऑल हैव देयर ओन वे ऑफ राइटिंग। हर एक अपना लिखने का स्टाइल है। जैसे अभी हमारा जो टाइम हुआ है, वो हमारे पास टाइम हुआ है हम 7:25, 7:26 हुए हैं। अभी हम प्रेयर ब्रेक 15 मिनट्स की करेंगे, 7:40 पे आएंगे। तो हम सबसे पहले कंक्लूजन पढ़ेंगे और इसके बाद मैं आपके क्वेश्चन आंसर लूंगा। और कल से कल में हमें फ्री क्लास होगी। कल मैं और रीजन ऑफ फेलियर से बताऊंगा आपको। कल आउटलाइन पढ़ाऊंगा, टाइप ऑफ ऐसे पढ़ाऊंगा, और मैं सिर्फ ओरिएंटेशन दे रहा हूं चीजों की। ठीक है, वी आर ओनली गिविंग द ओरिएंटेशन। तो आप ब्रेक कर लें 10